व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। क्या मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? प्लीज एक बार चैट सेक्शन में कंफर्म करो। शायद मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ साइड में। ओके, मैं तो दिख रहा हूं मैं अपने आप को। मुझे आपका पता नहीं। हाउ आर यू गाइस? व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों? इज एवरीथिंग फाइन? बताइए क्या हाल चाल है। ओके, सो आज हम लोग करने वाले हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। कौन सा वाला? पीरियोडिक टेबल के अंदर है ना, हाइड्रोजन को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आज हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन के जो दो कंपाउंड होते हैं कौन कौन से? पानी और उसके अलावा एच। पानी तो है ही, साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी पढ़ने वाले हैं। सो ये सारा चैप्टर हमें एक ही फ्लो में आज खत्म कर देना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है बहुत आसान होती है, और हाइड्रोजन का जो चैप्टर है बेसिकली आपको अलग अलग जगह पे काम देगा। ठीक है, सो आज हमें हाइड्रोजन चैप्टर को धूम सीरीज में खत्म करना है। सो चलो गाइस, धूम मचाते हैं, रंग जमाते हैं। मेरा नाम है ए स्क्वायर, आपका प्यारा ए स्क्वायर यानी कि अरविंद अरोड़ा, और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे, विच इज इंडियाज बिगेस्ट नीट चैनल। हाउ आर यू मेरे प्यारे बच्चों? चलो फटाफट से शुरू करें। आज का जो हमारा रूटीन है ना, बेसिकली आज हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर को करेंगे स्पेस में। स्पेस जानते हो क्या होता है? अंतरिक्ष में करेंगे। तो आज जो मजा आने वाला ना आपको, वो शायद मजा आपको कभी नहीं आया होगा। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा, आपका प्यारा ए स्क्वायर। केमिस्ट्री का हाइड्रोजन चैप्टर एक शॉट में हमें खत्म करना है, लेकिन उससे पहले मैं मेरे प्यारे बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? कॉपी पेन लेके बैठना यार, कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो मस्त मस्त चीजें आप लोगों को नोट डाउन करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बार मुझे बताओ कि यहां पर ओके बच्चों के नाम लेता हूं, जो जो यहां पर आ चुके हैं मैं उनका नाम लेता हूं। तो यहां पर मुझे प्रियंका दिख रही है, उसके बाद शैली दिख रही है, वेदांत दिख रहा है, गौतम और अक्षत। तो फटाफट से अगर आप चाहते हैं मैं आपका नाम लूं तो चैट सेक्शन में एक बार हाई जरूर लिखो। आई एम सो सॉरी, आज मैं थोड़ा 15-20 मिनट लेट हो गया क्योंकि मैं कहीं फंस गया था, और ऑब्वियसली यार काम बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने तो सोचा क्वारंटीन में काम कम होगा, भाई साहब मेरे पास जो काम की प्रेशर है वो अनबिलीवेबल है। और मैं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बाय द वे बता देता हूं, एक बहुत बड़ा सरप्राइज संडे को लेके आ रहा हूं। उसके लिए मैं तैयारी भी कर रहा हूं, और क्योंकि उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है तो ऑब्वियसली मेरे को वहां समय ज्यादा लग रहा है। तो संडे को आप तैयार रहिएगा, धूम मचाएंगे, है ना। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस इन सच अ लार्ज नंबर। हाइड्रोजन चैप्टर को खत्म करना है, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से। क्या रिक्वेस्ट है? हमेशा बोलता हूं, ये अपना परिवार है, अपनी फैमिली है, और ये अपना परिवार और अपनी फैमिली जो है ना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो देख लो अपना परिवार अपनी फैमिली किस काम का। फिर तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्या करोगे आप? यस, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसको सब्सक्राइब कर डाला तो अपनी फैमिली एकदम झिंगा लाला। गाइस सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हमारा परिवार है, हमारी फैमिली, और इसको हमें आगे लेके जाना है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबाओ, और साथ ही साथ आप लोग ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। इसके अलावा गाइस वेदांतु हमेशा आपके साथ है। यस, एक सरप्राइज मैं आपको संडे को भी देने वाला हूं, लेकिन अगर आप अभी से ही क्रैश कोर्स करना चाहते हो, 12th का क्रैश कोर्स अगर आप करना चाहते हो ना, तो आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर नीचे मैंने एक लिंक दिया है, जिसका लिंक का नाम क्या है जरा पढ़ो इसको। दैट इज vd.NEET/CC, ये लिंक है। और उसपे आपको ना कोड पूछेगा, तो कोड आपको लगाना है ANET, अरविंद अरोड़ा नीट। जैसे ही आप ये लिंक लगाओगे ना, सच्ची बता रहा हूं एक मैजिक क्रिएट होगा, और बेसिकली आपका जितना भी कोर्स है, जो 24,000 का कोर्स है, वो मात्र 5,999 रुपए में हो जाएगा। 5,999 में पूरी इंडिया में आपको हाल फिलहाल तो नीट का क्रैश कोर्स कोई नहीं कराने वाला। बाकी आप संडे को एक बार मेरे साथ लाइव सेशन में जरूर आना, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों को देने वाला हूं, तो आप लोग वहां पर आना मत भूलना। और अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हो तो अरविंद अरोड़ा नीट ये लगा देना। इसके अलावा हमारे ऐप को आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर लो। हमारे ऐप में क्लास 1 से लेके 12 तक, जेई से लेके नीट तक सब कुछ अवेलेबल है यार। इसको एप्पल के ऐप स्टोर से और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी, और 60 लाख से ज्यादा लोग अब इसको डाउनलोड कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज आप कर लेना, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और इसके अलावा गाइस हमारे जो टेलीग्राम का नया ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। ऑलमोस्ट 12,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं पहली कह रहा हूं, जो पुराना ग्रुप है उसको हम लोग बंद कर देंगे। तो हमारा जो नया ग्रुप है दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, ये है हमारा नया ग्रुप। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फटाफट से आप इसको ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम के ग्रुप को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पुराने ग्रुप को बंद होने के बाद आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और फाइनली गाइस 70,000 बच्चे हो चुके हैं जो इंस्टाग्राम पे बेसिकली अरविंद अरोड़ा यानी कि आपके प्यारे ए स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं।
अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, फॉलो करो, वहां पे मुझे मैसेज करो, आप मुझसे वहां पर बात कर सकते हो। और मुझे मुझे फॉलो करने के लिए ये मेरा आईडी arvind.arora, और वहां पर मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस देता हूं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल कोट देता हूं। आपका जब भी मन उदास हो, ऐसा लगे हाय मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो आप एक बार मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आके जरूर देखना, आपको इतनी खुशी होगी और मोरल बूस्ट होगा कि यस, हमें चाहे YouTube पे हमारे सर डेली मोटिवेशन ना देते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे जरूर देते हैं। तो वहां पर आके मुझे एक बार पिंग जरूर करना। और इसके अलावा गाइस 26 जुलाई को एग्जाम है हमारा, थोड़ी टेंशन दे देता हूं। तो 26 जुलाई को आपका एग्जाम है नीट 2020, हमें एक ही बार में निकालना है। और अगर आपको एक ही बार में नीट 2020 निकालना है तो आपका टारगेट एक्चुअली होना चाहिए, जितना वक्त है उस हिसाब से 650 नंबर। और अगर आपका टारगेट 650 नंबर का है तो ए स्क्वायर यानी कि आपका प्यारा अरविंद अरोड़ा आपको क्या देने वाला है? यस, हाइड्रोजन चैप्टर करेंगे। तो कौन कौन है जो बिल्कुल रेडी है हाइड्रोजन चैप्टर के लिए? सो आज हाइड्रोजन चैप्टर को एकदम फुल पूरा चैप्टर एक सार में करना है, और पूरे चैप्टर को हम लोग एक ही बार में निपटा देंगे। और यहां पर हाइड्रोजन चैप्टर आपकी ना बेस रखेगा एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की। जब ये चैप्टर करेंगे तो हाइड्रोजन चैप्टर की ये जितनी भी चीजें सब काम आएंगी, याद रखना। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। इससे अच्छी क्लास आपको क्या मिलेगी? आपका टीचर आपके बगल में बैठा है ना। सो चलो, कौन कौन एकदम सुपर रेडी है धूम मचाने के लिए? फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो, धूम मचाने के लिए, हाइड्रोजन चैप्टर को करने के लिए कौन कौन एकदम सुपर रेडी है, मेरे साथ स्पेस में उड़ने को तैयार है। क्योंकि आज जो होने वाला है ना, वो मैं आप लोगों को मतलब ऐसी दुनिया में लेके जा रहा हूं ना। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, हाइड्रोजन की खास बात क्या है पता है? हाइड्रोजन पूरी यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। पूरी यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। और अगर पूरी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है तो हम आज का सारा सेशन स्पेस में करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग आज उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। कौन कौन बच्चा है जो उड़ान भरने के लिए तैयार है, हाइड्रोजन चैप्टर को करने के लिए तैयार है? एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो कौन कौन है जो यहां पर स्पेस में मेरे साथ उड़ने के लिए तैयार है। तो देखो मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं, ऐसा सेशन आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन चैप्टर को खत्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। रेडी? मेरे एस्ट्रोनॉट्स तैयार हैं उड़ने के लिए? ये है हाइड्रोजन चैप्टर वन शॉट में धूम सीरीज। चलिए धूम मचाते हैं फटाफट। स्पेस की सैर भी कराऊंगा आज आप लोगों को। फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में एक बात बताता हूं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी। हाइड्रोजन के पहले में सबसे अच्छी बात ये क्या है, जरा आप चेक करो कि भैया ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब। बेसिकली जो ग्लोब के सरफेस पर सबसे ज्यादा, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। ग्लोब पर बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो आप इसको नोट करो। ग्लोब पर बात कर रहा हूं, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। लेकिन जरा आप चेक करो, यूनिवर्स में पहले नंबर पर आता है, पूरी यूनिवर्स में पहले नंबर पर आता है। बिग बैंग थ्योरी में पढ़ोगे, बिग बैंग थ्योरी में हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। इसके अलावा क्या खास बात है? फ्यूचर में आप हाइड्रोजन गैस को ही यूज करोगे एज एनर्जी सोर्स। भाई साहब ये बहुत बड़ी तीन चीजें बताई है मैंने आपको। नंबर वन, ग्लोब में तीसरी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। पूरी यूनिवर्स में पहला सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। और यहां पर इन फ्यूचर आप लोगों को एनर्जी सोर्स के तौर पे हाइड्रोजन गैस को ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये रीन्यूएबल सोर्स है। अब और क्या जानना चाहते हैं अपन? चलो मजे की बात देखो, 17th। अब पता है ये जो चैप्टर है बेसिकली आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा, ध्यान से समझना। मजे की बात यह है कि 17वीं सेंचुरी में पानी को, बेटा पानी को आप लोग एलिमेंट मानते थे। पानी मतलब एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो प्रोडी टेबल में पाए जाते हैं। सो 17वीं सदी में पानी को एलिमेंट माना जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी रिसर्च आगे बढ़ी ये गलत साबित हो गया, पानी एक्चुअली एलिमेंट नहीं होता। आपको मैं बता देता हूं यहां पर, ये एंटोइन लेवोइजियर, ये जो साइंटिस्ट है उसने बताया कि एक्चुअली पानी जो होता है बेसिकली किससे मिलता है, किससे बनता है? पानी एक्चुअली बनता है हाइड्रोजन की बर्निंग से। जरा समझिए, पानी को हाइड्रोजन की बर्निंग से बनाया जाता है, हाइड्रोजन को जला के पानी बनता है। इसका मतलब बेसिकली पानी एक एलिमेंट नहीं होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले हम लोग बोलते थे पानी खुद एक एलिमेंट होता है, जबकि वो गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन बेसिकली पानी को बनाता है अपनी बर्निंग से। तो बेसिकली पानी एक एलिमेंट नहीं है। तो बेसिकली पानी बनता कैसे है? यस गाइस, 1783 के अंदर हमारे जो एंटोइन लेवोइजियर है, ये जो बंदा है जिसका नाम अजीब सा है, इस बंदे ने बताया कि एक्चुअली पानी जो है
बेसिकली डिस्कवर दैट द वाटर इज कंपाउंड मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस बंदे ने बताया सबसे पहले कि जो पानी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाया जाता है। समझ में आया? तो बेसिकली हाइड्रोजन क्या है? ग्रीक में हाइड्रोजन को आप जरा तोड़ो। हाइड्रोजन को अगर ग्रीक में तोड़ा जाए तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। जरा समझिए, तो हाइड्रोजन की फुल फॉर्म क्या हो गई? बेसिकली हाइड्रोजन की फुल फॉर्म एक ऐसा एलिमेंट जो कि पानी को प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा एलिमेंट जो कि पानी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हाइड्रोजन। ओके, तो चलिए अब मैं और थोड़ी सी चीजें बताता हूं। सबसे मजेदार बात देखो, अगर आप पूरी पीरियोडिक टेबल में सर्च करोगे तो हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। ये उसकी सबसे खास बात है। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के नाम पे 0 न्यूट्रॉन होता है। मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, उसके आइसोटॉप की नहीं। तो ये उसकी इक्वालिटी हो गई। अब और क्या खास चीज है, जरा अपन चेक करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक न्यूट्रॉन तो बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। और अगर वो उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो बेसिकली वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन का कैटायन बनाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। नोट डाउन कर लो, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और अगर वो उसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो बेसिकली वो हाइड्रोजन का कैटायन बनाएगा, जिसे हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। और मान लो कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो ये बेसिकली हाइड्रोजन का एनायन बनाएगा, H माइनस। तो बेसिकली क्या खास बात है हाइड्रोजन की? H प्लस भी बनाता है और ये H माइनस भी बनाता है, मतलब कैटायन में भी कन्वर्ट होता है और एनायन में भी कन्वर्ट होता है। और क्या खास बात है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्राइड के नाम से जानते हैं। तो एनायन को हाइड्राइड कहा जाता है, कैटायन को प्रोटॉन कहा जाता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बच्चों को लैंग्वेजेस भी कवर नहीं होती हैं। अब आप मजे की बात देखो, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि उसकी प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से भी मैच करती है, जो कि ग्रुप नंबर 1 है, और उसकी प्रॉपर्टीज यहां पर हेलोजन से भी मैच करती है। तो एल्कली मेटल और हेलोजन, एल्कली मेटल किधर आते हैं? ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। जरा आप चेक करो, ये रहा ग्रुप नंबर 1। अब कैसे मैच करता है वो अपन चेक करेंगे। अभी रिजेंबलेंस कैसी होती है वो अपने को चेक करना है। तो ग्रुप नंबर 1 से भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच करती है, ग्रुप नंबर 17 से भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच करती है। इसलिए क्योंकि दोनों से प्रॉपर्टीज मैच करती थी, ग्रुप नंबर 1 से और ग्रुप नंबर 17 से, इसलिए हम लोगों ने क्या किया भाई साहब को कहां रख दिया? ना आगे का रहा ना पीछे का रहा, ये बीच का हो गया। तो फाइनली आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम इसको कहां पे रखते हैं? बिल्कुल बीच में, बिंदी के जैसे। आपने नारी को बिंदी लगा के देखा होगा ना, अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को बिंदी लगाते देखा है। तो ऐसे ही अगर कोई पूछे कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर बिंदी के जैसे कौन होता है, तो यहां पर बिंदी के जैसे कौन होता है? हमारा हाइड्रोजन। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल की बिंदी हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी देखो किस किस से मैच करती है? ग्रुप नंबर 1 से भी मैच करती है। तो बेसिकली क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 से भी मैच करती है, इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 17 से भी मैच करती है, इसकी प्रॉपर्टी बेसिकली कार्बन के साथ भी थोड़ी बहुत मैच करती है। इन दैट वे तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ? ये इधर रखें या उधर रखें, ये समस्या से निजात पाने के लिए हमने इसको बीच में लगा दिया। भैया तुम बीच में रहो, समझ में आता है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसकी स्पेस ही फिक्स नहीं है। उस भाई को हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर बिल्कुल बीच में रखते हैं। अब हम चलते हैं, मैंने आपसे ये कहा कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से मैच करती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हेलोजन से मैच करती है। तो जरा चेक करते हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली से और हेलोजन से कैसे कैसे मैच करती है और क्या डिसिमिलैरिटी है। तो चलो सबसे पहले अपन चेक करेंगे रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल। हाइड्रोजन बेसिकली एल्कली मेटल के साथ कैसे कैसे सिमिलैरिटी शो करता है। रिजेंबलेंस का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी। तो पहली सिमिलैरिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहली सिमिलैरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। और आपको ये बता देता हूं एल्कली मेटल का, अगर आप सोडियम की बात करोगे तो आपको भी क्या दिखेगा? सोडियम या फिर लिथियम ले लो। सबसे पहला एल्कली मेटल कौन सा है? लिथियम। तो वो होता है 1s2 और 2s1। और अगर आप सोडियम की बात करोगे तो क्या होगा उसका? दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। क्या सिमिलैरिटी है? इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। आप चेक करो जरा,
यहां पर एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होते हैं। पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आई और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, मैं पहली कहता हूं, ध्यान से लिख लेना इसको कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनसे मैच करती है, इसलिए ये सिमिलरिटी हो गई। सबको समझ में आया? तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आपको NS1 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। NS1, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली सिमिलरिटी हो गई। अब दूसरी सिमिलरिटी ये हो गई कि भैया ये सभी के सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। जैसे कि सोडियम का आपको सबको पता है, सोडियम तुरंत एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ में कन्वर्ट हो जाता है, जानते हो? ऐसी हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी है, हाइड्रोजन भी H+ में कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो मैच करती है वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, पूरे चैप्टर को ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर को तुम समझोगे तो आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक समझ में आएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि भैया इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता। तो यहां पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी कर सकता है। तो ये सिमिलैरिटी हो गई। अच्छा, तीसरी सिमिलैरिटी क्या है? तीसरी सिमिलैरिटी यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं सारे के सारे एल्कली मेटल्स, आपको पता होना चाहिए कि एल्कली मेटल सारे के सारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यस और नो? वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं, यस और नो? तो सोडियम आपको +1 का बनाता दिख जाएगा, पोटेशियम आपको +1 का बनाता दिख जाएगा, ठीक है? हाइड्रोजन भी आपको +1 के कंपाउंड बनाते दिखता है, जैसे कि सोडियम बनाएगा NaCl, पोटेशियम बनाएगा KBr, तो हाइड्रोजन भी बनाएगा HCl। तो यहां पर हाइड्रोजन भी क्या करता है? हेलोजन के साथ +1 वाले कंपाउंड बनाता है। तो बेसिकली यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करती है, हाइड्रोजन की भी +1 होती है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम उनकी भी +1 होती है। सबको समझ में आया? अब अगली क्या प्रॉपर्टी है भैया? अगली प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन करता है या रिएक्शन करता है, वैसे ही सोडियम, पोटेशियम वो भी करते हैं। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बताओ। जैसे कि ऑक्सीजन, अगर मैं मान लो कि ऑक्सीजन से सोडियम की रिएक्शन कराऊं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट मैंने कौन सा लिया? ऑक्सीजन। मान लो कि मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन अब सोडियम से कराऊं, तो आपको पता है कि यहां पर क्या बनेगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, जानते हो ना? Na2O बनेगा। तो पानी क्या बनाता है? पोटेशियम क्या करेगा? यहां पर पोटेशियम भी बनाता है K2O। सबको समझ में आता है? Na2O, K2O ऑक्साइड। हालांकि पोटेशियम पेरोक्साइड बनाता है, ठीक है, लेकिन ऑक्साइड भी जनरली बनता है, फिर पेरोक्साइड बनता है। इसी तरह से पानी की बात करोगे, हाइड्रोजन की बात करो, तो वो कैसे बनाता है? H2O। तो जरा आप चेक करो, सोडियम ने बनाया Na2O, वाटर ने, पानी ने, सॉरी हाइड्रोजन ने क्या बनाया? H2O, पोटेशियम ने क्या बनाया? K2O, जो वापस आगे जाके K2O2 बना लेता है, मतलब वो पेरोक्साइड बना लेता है। बट इसका इनिशियल कंपाउंड कैसा होता है? ऑक्साइड के जैसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑक्सीजन के साथ ऐसे रिएक्ट करता है। अगर कॉम्बिनेशन की बात करो ऑक्सीजन के अलावा, तो क्लोरीन के साथ भी वो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जैसे कि सोडियम यहां पर क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा NaCl, यस और नो? जैसे कि पोटेशियम कंपाउंड बनाएगा KCl, यस और नो? वैसे ही हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है HCl। तो देखो ये सिमिलैरिटी हो गई। सबको समझ में आया? तो ये क्या करता है? बेसिकली क्लोरीन के साथ सिमिलर कंपाउंड बनाते हैं दोनों। अब और आ जाओ, और किसकी बात करेंगे? सल्फर की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर सोडियम की बात करें, तो सोडियम सल्फर के साथ कंपाउंड बनाएगा Na2S। पोटेशियम कैसा कंपाउंड बनाएगा? K2S। तो यह हाइड्रोजन कैसा कंपाउंड बनाएगा? H2S। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे कंपाउंड बनते हैं। तो सिमिलर कंपाउंड हो गए, तो सिमिलैरिटी समझ में आती है। इसके अलावा रिजेंबलेंस में आता है भैया लिबरेशन ऑन कैथोड। मजे की बात यह है कि अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तो जैसे आपको, जरा आप चेक करना है, जैसे आपको सोडियम कैथोड पे मिलता है, पोटेशियम कैथोड पे मिलता है, वैसे ही आपको हाइड्रोजन गैस भी कैथोड पे मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आपने क्या किया है कि एक यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने कंटेनर लिया, तो इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब अगर मान लो आपने इसके अंदर NaCl, मोल्टन NaCl भरा है, जिसमें Na+ और Cl- होंगे, तो प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर। और प्लस वाला अगर माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा, बेसिकली माइनस वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। और कैथोड पे जाके वो क्या करेगा? Na+ एक इलेक्ट्रॉन, जरा आप चेक करना, Na+ बेसिकली क्या करेगा? आपको पता है कि NaCl में आपको Na+ और Cl- होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहां पर Na+ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Na में, यानी कि सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिकली आप खुद बताओ कि सोडियम आपको कहां मिल रहा है? कैथोड पे।
ऐसी सेम चीज आपको कहां देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन के साथ भी देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन का भी सेम ही सीन है। हाइड्रोजन में आपको पता है कि हाइड्रोजन किस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, HCl। अगर मैं HCl की बात करूं तो आपको HCl में H+ आयन मिलेंगे। ये H+ आयन कहां जाएंगे, कैथोड की तरफ, जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, और वहां जाकर ये H+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ H2O के अंदर। जरा आप चेक करो वहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो बेसिकली सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो चाहे हाइड्रोजन हो, सबके सब कहां पे जाके इकट्ठे होते हैं, कैथोड पे। इनकी लिबरेशन कहां पे होती है, कैथोड पे। और क्लोरीन आपको कहां मिलेगा, एनोड पे। अब आपका कोई भी ले लो, मान लो आपने NaCl लिया, मान लो आपने HCl लिया, तो आपको सोडियम हमेशा कैथोड पे मिलेगा, क्लोरीन हमेशा एनोड पे मिलेगी। हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पे मिलेगा, क्लोरीन हमेशा एनोड पे मिलेगी। सिमिलैरिटी हो गई है ना, सबको समझ में आया। तो अभी तक की सिमिलैरिटी सबको समझ में आई। बीच बीच में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्पेस की सैर कराऊंगा, अंतरिक्ष की सैर कराऊंगा, तो मैं चाहता हूं आप बोर नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आप एक बार थोड़ी अंतरिक्ष की सैर कर लो। इतने में मैं पानी पी लेता हूं। तो बच्चों अपने ना मम्मी को कॉल लगाओ, मम्मी को बोलो, कॉल क्या लगाओ, आवाज लगाओ, अरे वाह मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, मुझे पानी दे दो, रोटी दे दो, यहीं पे खाऊंगा, यहीं पे पीऊंगा, गुरुजी हमारे साथ बैठे हैं। तो जल्दी से अपनी मम्मी को बोल दो। और अभी तक किस किस को प्रॉपरली समझ में आ गया, एक बार चैट सेक्शन में लिखो और अभी के अभी लाइक करो। इस ब्रेक के अंदर याद रखोगे, हर एक बच्चा ब्रेक के अंदर सेशन को लाइक करेगा। सो डू लाइक द सेशन राइट नाउ। अंतरिक्ष की सैर आपको किसी भी यूट्यूब के चैनल पे, एजुकेशन चैनल पे तो कम से कम नहीं मिलेगी। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये दृश्य। जिसको अच्छा लग रहा है ये स्पेस का दृश्य है, वो मम्मी को कॉल करो और अभी के अभी सेशन को लाइक करो। डू लाइक द सेशन राइट नाउ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सेशन को लाइक करते हो ना, आप सीधे हमारे दिल पे जगह बनाते हो। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत बाकी है। चलो भैया आगे चलते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष की सैर खत्म हो गई। हर 15 स्लाइड के बाद, 20 स्लाइड के बाद हम लोग 10 से 15 सेकंड का हम लोग आराम लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तैयार हो अभी आगे चलने को? अब आगे क्या है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल में डिफरेंस क्या होता है। हाइड्रोजन और एल्कली मेटल में डिफरेंस क्या होता है, सिमिलैरिटी हमने पढ़ ली, अब डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ही सबसे पहला डिफरेंस है भैया। यहां पर आपको बता देता हूं कि हाइड्रोजन एक्चुअली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। ये सबको पता होना चाहिए कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, रुबिडियम हो गया, बेटा ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। ये आसानी से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और Na+ में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इतना आसान हाइड्रोजन में नहीं है। दूसरा मजे की बात देखो, ये पहली डिसिमिलैरिटी हो गई, मतलब ये सिमिलैरिटी नहीं है। दूसरी डिसिमिलैरिटी क्या है, जरा आप चेक करो, नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के ऑक्साइड की, तो बेटा वो न्यूट्रल होता है, सबको पता है पानी न्यूट्रल होता है, यस और नो। लेकिन अगर मैं बात करूं सोडियम के ऑक्साइड की, लिथियम के ऑक्साइड की, पोटेशियम के ऑक्साइड की, क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड है, सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक। तो आपको पता होना चाहिए जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिकली कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यस और नो। लिखते रहना, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। लेकिन अगर वाटर का ऑक्साइड, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्साइड की बात करोगे तो बेटा वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है वो, उसकी नेचर न्यूट्रल होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वो न्यूट्रल होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो तीसरा क्या है, नेचर ऑफ कंपाउंड्स। यहां पर हाइड्रोजन ऐसे कंपाउंड बनाता है, देखो हाइड्रोजन क्या करेगा, हेलोजन के साथ HF बनाएगा, HCl बनाएगा, HBr बनाएगा, HI बनाएगा। ये सारे के सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जो कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं अपने अंदर, यस और नो। ये ऐसे कंपाउंड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन अगर वहीं पे सोडियम या फिर लिथियम की बात करें, जैसे कि LiF, NaCl, KBr, CSI, ये सारे कैसे होते हैं, इनका बेटा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड होते हैं। ये सॉलिड कंपाउंड है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। जबकि ऊपर वाले कंपाउंड आपको कैसे दिखेंगे, कोवेलेंट। वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा। लेकिन NaCl में थोड़ी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वहां पर Na+ और Cl- ये आयनिक बॉन्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज आयनिक बॉन्ड बाय द वे, बहुत बढ़िया। अब और क्या है हमारे लिए जानने के लिए, साइज ऑफ आयन। बेटा H+ की जो आयन की साइज होती है बेसिकली बहुत छोटी होती है। H+ के आयन की साइज छोटी होती है एज कंपेयर टू एल्कली कैटायन। अगर मैं कहूं कि H+ और Na+ का कंपैरिजन करो तो Na+ की बड़ी होगी, छोड़ दो इसको।
H प्लस और लिथियम की कंपैरिजन करूंगा तो लिथियम की साइज भी H प्लस से बड़ी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और लास्ट में पांचवा पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबको पता है हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन क्या सोडियम के साथ भी ऐसा होता है? नहीं, सोडियम के पास आपको सबको पता है कि इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 23 ही प्रोटॉन होते हैं। और अगर मैं यहां पर बात करूं न्यूट्रॉन की तो इसके पास कितने होते हैं? 12 न्यूट्रॉन होते हैं। कैसे निकाला जाता है? जो भी इसका एटॉमिक नंबर है उसमें से मास नंबर को घटा दो, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, तो 12 इसके अंदर आप लोगों को न्यूट्रॉन दिखेंगे। तो बेसिकली यहां पर 12 न्यूट्रॉन आप लोगों को दिखाई देते हैं, जो हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए और क्या है, अब हम चेक करेंगे रिजेंबलेंस विद हेलोजन। अब हम ये चेक करते हैं कि भैया हाइड्रोजन अगर हेलोजन के साथ सिमिलैरिटी दिखाता है तो कैसे दिखाता है। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला रिजेंबलेंस यानी कि सिमिलैरिटी किसमें पाई जाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? अब आप कहोगे सर इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मैच कर रहा है? देखो देखने का नजरिया अलग है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। अगर आप बात करो फ्लोरीन की तो आपको कैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा? ऐसा दिखेगा 1s2 2s2 2p5। जानते हो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लास्ट ऑर्बिट में? मात्र एक, ताकि वो क्या करे? ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। समझ में आता है? मात्र एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है ताकि वो नियोन के जैसा हो जाए। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ अगर आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन के अंदर 1s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर आप जरा चेक करो, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये हीलियम के जैसा हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे यहां पर आप जरा चेक करना, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो नियोन के जैसा हो जाए, हाइड्रोजन की भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो हीलियम के जैसा हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, ये पहली सिमिलैरिटी हो गई। तो देखने का नजरिया अलग हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। सबको पता है कि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो भैया क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन भी कैसे एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके F- में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही हाइड्रोजन के साथ भी है। हाइड्रोजन मात्र एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसा ही सिमिलैरिटी जैसा हेलोजन में भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये भी एक सिमिलैरिटी है। जैसे कि आपको सबको पता है कि फ्लोरीन में -1 चार्ज होता है अगर वो कंपाउंड बनाता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है अगर वो मेटल के साथ जाता है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो ऐसे ही अगर हाइड्रोजन भी किसी मेटल के साथ जाता है तो हाइड्रोजन पे भी -1 चार्ज होता है। जैसे कि सोडियम हाइड्राइड की बात करते हैं, सोडियम हाइड्राइड में सोडियम पे +1 चार्ज होता है तो हाइड्रोजन पे -1 होता है। इसी तरह से मैं बात कर लेता हूं NaCl की, तो Cl पे अगर -1 है तो सोडियम पे +1 है। तो यहां पर -1 और -1 आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। आया सबको समझ में? रिजेंबलेंस में अगली प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जरा आप लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी को चेक करो। लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 520। आपको पता है फ्लोरीन की कितनी होती है? फ्लोरीन की चेक करो, आपके होश उड़ जाएंगे, 1680। डेटा याद नहीं करना। जहां लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी 500 मात्र 520 होती है। बाय द वे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? अगर आपको किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। लिथियम में मात्र 520 है तो फ्लोरीन में 1680 है। तो हाइड्रोजन में कितनी है भाई साहब? हाइड्रोजन में 1312 है। अब आप चेक करो कि यहां पर ये आसपास है, 1000 से ऊपर है, आसपास है। इसका मतलब बेसिकली फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एक और सिमिलैरिटी शो करते हैं जिसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट आसपास है। फिर उसके बाद है लिबरेशन एट एनोड। तो अगर मैं आपको कहूं, अरे आप तो कहोगे सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था हाइड्रोजन कैथोड पे होती है। बेटा वो तब होती है जब आप HCl लो। अगर आप HCl ले रहे हो तो HCl पे हाइड्रोजन पे H+ आएगा तो वो कैथोड पे जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? लेकिन अगर आप मान लो कि आप NaCl लिया सबसे पहले, तो NaCl में आपको पता है कि Cl बेसिकली कहां जाएगा आपके पास? एनोड की तरफ। क्लोरीन गैस अगर आपको मिलेगी, आप खुद ही सोचो। मान लो आपने NaCl ले लिया, NaCl पे सोडियम पे प्लस है और क्लोरीन पे माइनस है, तो क्लोरीन किधर जाएगा? एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और वहां जाके आपको क्या देगा? क्लोरीन गैस। ऐसे अगर मान लो कि मैंने, जरा ध्यान से समझना, ऐसे ही अगर मान लो कि मैंने सोडियम हाइड्राइड ले लिया होता, तो अगर मैंने सोडियम हाइड्राइड ले लिया होता तो कंफर्म आपको हाइड्रोजन गैस एनोड पे मिलती।
और सोडियम आपको कहां पे मिलता, कैथोड पे मिलता। तो बेसिकली प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात है, यहां पर हाइड्रोजन अपना खेल जो है मेटल टू नॉन मेटल खेलता है। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो एनोड पे इकट्ठा होगा, और अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो ये एनोड पे तो ये कैथोड पे इकट्ठा होगा, और मेटल के साथ है तो एनोड पे इकट्ठा होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। ओके, अब हम चलते आगे। नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्या है जरा आप चेक करो, एटॉमिसिटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पता है कि अगर हम बात करें क्लोरीन की तो बेटा वो Cl2 की फॉर्म में मिलती है, फ्लोरीन की बात करो तो F2 की फॉर्म में मिलता है, आयोडीन की बात करो तो I2 की फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन कैसे मिलता है, H2 की फॉर्म में मिलता है कि नहीं मिलता, डायटोमिक फॉर्म में होता है। और सबको पता है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन सब नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो यहां पर ये एक सिमिलैरिटी और हो गई, सबको समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स। अगर आप देखोगे तो जैसे कि हैलाइड क्या करता है, CCl4 बनाता है, SiCl4 बनाता है, NCl3 बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है, देखो इसने हैलाइड, हैलाइड मतलब हेलोजेंस ने कार्बन के साथ मिक्स होकर CCl4 बनाया, तो हाइड्रोजन ने हाइड्राइड बनाए जैसे कि CH4। जैसे कि सिलिकॉन के साथ इसने SiCl4 बनाया तो इसने क्या बनाया, SiH4। जैसे इसने नाइट्रोजन के साथ NCl बनाया तो इसने क्या बनाया, NH3। सिमिलर कंपाउंड बना रहा है कि नहीं बना रहा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्बिनेशन विद मेटल्स। अगर ये मेटल के साथ मिक्स होंगे तो मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे कि क्लोरीन के साथ अगर क्लोरीन को मिक्स करोगे आप सोडियम के साथ तो वो NaCl बनाएगा। ऐसे हाइड्रोजन सोडियम के साथ मिक्स होकर NaH बनाता है, मतलब सोडियम हाइड्राइड। तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। सिमिलर कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड जो देखने को आपको मिल रहे हैं वो सिमिलर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से इनके आंसर देने हैं। तो यहां पर ये सिमिलर कंपाउंड बनाता है, चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल को भी चेक करोगे ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल को भी चेक करोगे ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल को भी चेक करोगे ना, जैसे कि यहां पर कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्राइड बना रहा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। मतलब वो देखो सिमिलैरिटी को जरा चेक करो, 8 सिमिलैरिटी है। तो चलो सिमिलैरिटी अगर हमें समझ में आ गई तो डिससिमिलैरिटी चेक कर लेते हैं। भैया हेलोजन और हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो जरा चेक करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। भाई साहब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हेलोजन बहुत कम होती है। आपको बता देता हूं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का, फिर किसका नंबर आता है, नाइट्रोजन का। हालांकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हेलोजन नहीं है, लेकिन फिर इनका ही नंबर आता है, क्लोरीन का नंबर आता है। तो बेसिकली यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपके हेलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4। पर अगर मैं बोलूं कि यहां पर बताओ फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है तो हाइड्रोजन की कितनी होती है, हाइड्रोजन की तो 1.9 ही होती है, कई बुक्स में इसको 2 लिखते हैं। तो बेसिकली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तो बहुत कम है। इसके अलावा नेचर ऑफ ऑक्साइड आपको पता है कि H2O न्यूट्रल होता है, लेकिन बाकी अगर मैं बताऊं कि अगर आपके जो हेलोजेंस होते हैं वो बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि Cl2O7 ये एसिडिक ऑक्साइड है, आपको पता होना चाहिए दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। तो आपको ये मालूम होना चाहिए छोटी छोटी चीजें कि पानी न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है, जबकि जितने भी आपके हेलोजेंस हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पर रिएक्शन करा दो, Cl2O7 की रिएक्शन अगर आपने पानी के साथ करवा दी तो वो HClO4 बनाएगा। HClO4 एक एसिड है, तो हमें ऐसे पता लगता है कि वो एसिडिक ऑक्साइड है। उसके अलावा क्या है जरा आप चेक करो, एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत बड़ी डिससिमिलैरिटी है। कैसे, आप जरा चेक करना। मैं अगर आपसे कहूं कि फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो बेटा इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, और अनशेयर्ड पेयर अगर ये किसी के साथ बॉन्ड भी बना ले तो भी इनके पास, अगर ये किसी के साथ बॉन्ड बना ले, मान लो हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना लिया, तो भी इनके पास आप लोगों को कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, टोटल 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। इज एवरीथिंग फाइन टेक्निकल, बीच बीच में हो रहा है, बीच बीच में हो रहा है बेटा। यार आप टेंशन मत लो, इस चैप्टर को पूरा करके जाना। तो जरा आप चेक करो, फ्लोरीन के पास तो आपको फिर भी यहां पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के पास देखने को नहीं मिलेंगे। हाइड्रोजन के पास कोई अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाइड्रोजन के पास कोई भी
अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो यहां तक किस किस को समझ में आ गया? अब चले हम लोग आगे। अब आगे क्या है जरा आप चेक करो। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। यहां पर मैनेज करते हैं हम लोग। फ्लोरीन के पास 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास तो एक भी नहीं होता। हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं होता। सबको समझ में आया? चलिए अब और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जरा हम चेक करें। उसके बाद डिफरेंस में है साइज ऑफ आयन। बेटा हाइड्राइड की आयन की जो साइज होती है बेसिकली बहुत छोटी होती है। हाइड्राइड आयन की साइज बहुत ही छोटी होती है, जबकि अगर हम लोग हैलाइड की आयन की साइज की बात करें तो वो काफी बड़ी होती है। तो ये आपके पास एक सिमिलैरिटी है। सबको समझ में आया? ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है? टेक्निकल टीम मुझे बताइए एक बार। बेटा हो यहां पर मेरी तरफ से तो बहुत ही क्लियर आवाज आ रही है। एक बार टेक्निकल टीम एक बार मुझे कंफर्म करो। बेटा यहां पर तो बिल्कुल सब सही चल रहा है। आप लोग ध्यान से समझो, कोई बफरिंग नहीं हो रही। और जो बफर कर रहे हैं उनकी खुद की नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा। चलो तो अब हमें चैप्टर एक ही शॉर्ट में खत्म करना है, इसलिए आप लोगों का साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो हमें मालूम पड़ गया यहां पर कि आयन की साइज में भी डिफरेंस होता है। उसके अलावा क्या है? एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन। सबको पता है कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते, लेकिन क्या फ्लोरीन के साथ ऐसा है? नहीं। फ्लोरीन के पास न्यूट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के साथ ऐसा है? नहीं, क्लोरीन के पास न्यूट्रॉन होते हैं। तो बेटा सबके पास न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास नहीं होता। तो ये क्या हो गया? एक डिसिमिलैरिटी हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटॉप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम, एक होता है ट्रिटियम। ये तो जानते हो। क्या डिफरेंस होता है इनमें, जरा हम चेक करें। तो यहां पर हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप है प्रोटियम, जो होता है H11। तो ड्यूटीरियम का क्या होता है? H12। और ट्रिटियम का क्या होता है? H13। क्या डिफरेंस है इनमें? यहां पर जरा आप चेक करो। इनका मास नंबर एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इस हिसाब से इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में भी आप लोगों को यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलो इनकी थोड़ी सिमिलैरिटी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आपको देखो यहां पर अगर आप प्रोटियम की बात करो तो इसके पास एक प्रोटॉन होता है, जबकि ड्यूटीरियम की बात करो तो इसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी होता है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भी आप लिख सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन तो सबके पास होते हैं एक एक। और अगर हम लोग बात करें ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम के पास एक प्रोटॉन होता है, जबकि न्यूट्रॉन इसके पास दो दो होते हैं। तो यहां पर कंपैरिजन करने का सीन क्या है? यहां पर कंपैरिजन करने का सीन है न्यूट्रॉन। प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम के पास 1 न्यूट्रॉन, ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन। तो जरा आप चेक करो, यहां पर न्यूट्रॉन का खेल है सारा का सारा। और क्या खास बात है, और क्या डिफरेंस है? तो चलो कंपैरिजन करके बता देता हूं, जरा आप चेक करना। हम लोग यहां पर क्या क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। मैं यहां पर प्रॉपर्टी लिखूंगा, यहां प्रोटियम के बारे में बताऊंगा, यहां ड्यूटीरियम के बारे में बताऊंगा, यहां ट्रिटियम के बारे में बताऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले प्रोटियम यहां पर जरा चेक करो। थोड़ा कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि भांत भांत के कलर लिए हुए हैं। तो प्रोटियम यानी कि H11 की बात कर रहा हूं, ड्यूटीरियम यानी कि H12 की बात कर रहा हूं, और ट्रिटियम यानी कि H13 की बात कर रहा हूं। सबसे पहले रिलेटिव अबंडेंस को चेक करो, कौन कितना पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पर प्रोटियम ही पाया जाता है। अगर आप प्रोटियम की बात करो तो प्रोटियम की जो अबंडेंस है, जो क्वांटिटी है, वो 99.985 है, सबसे ज्यादा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैक्सिमम। अगर ड्यूटीरियम की बात करो तो ड्यूटीरियम की जो यहां पर अबंडेंस है वो है 0.015, बहुत ही कम है बेटा। दैट्स वेरी लेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ड्यूटीरियम बहुत ही कम पाया जाता है। ट्रिटियम की बात करो तो वो तो हद ही है, मतलब वो तो ना के बराबर है, ट्रेसिस के अंदर पाया जाता है, तो बहुत कम है। ट्रिटियम की मात्रा काफी कम है, मतलब ना के बराबर। ये तो अबंडेंस हो गई। अब दूसरी चीज है रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है जरा हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो भैया हाइड्रोजन यानी प्रोटियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 होता है, 1.007825। ड्यूटीरियम का थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूट्रॉन भी देखने को मिलता है, तो वो होगा 2.0। यहां पर इसका ऐसा मान लो कि इसका 1 होता है, इसका 2 होता है और इसका 3 होता है। ठीक है, इसका 3.016, मतलब 1 2 3 बोल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिव स्टेबिलिटी। प्रोटियम रेडियो एक्टिव नहीं होता, ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोटियम इज नॉन रेडियो एक्टिव, ड्यूटीरियम इज ऑल्सो नॉन रेडियो एक्टिव, बट ट्रिटियम कैसा होता है? ट्रिटियम बेसिकली रेडियो एक्टिव होता है।
तो ट्रीटियम यहां पर रेडियो एक्टिव होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ट्रीटियम इज बेसिकली रेडियो एक्टिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा घबराओ मत, बड़े बड़े शहरों में ना छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो यहां पर है ना छोटी मोटी, अगर यहां पर मान लो कि थोड़ी बहुत बफरिंग हो रही है तो बेटा आप थोड़े पेशेंस रखो। आपके नेटवर्क में हो सकता है प्रॉब्लम हो, मेरी तरफ से तो बड़ी स्मूथली चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो दिखाई भी दे रहा है, और चैप्टर पूरा करके जाना, फायदा आपको तभी मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे कि आप हाइड्रोजन को प्रिपेयर कैसे करते हो। तो चलो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन को चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपको सबको पता है, जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बनाता है। जरा आप चेक करो, मान लो जिंक जो कि एक मेटल है, उसकी एसिड से रिएक्शन करवा दी HCl से, वो क्या करेगा? ZnCl2 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। जैसे कि मान लो यहां पर जिंक की रिएक्शन आपने किससे करवा दी? H2SO4 से, एसिड है, और यहां पर क्या होगा? ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। इसी तरह से मान लो आपने आयरन की रिएक्शन HCl से करवा दी, तो आयरन भी क्या करेगा? FeCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। इसी तरह से मान लो कि आपने हाइड्रोजन मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से करवा दी या H2SO4 से करवा दी, तो क्या होगा? मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट होगा। तो बेसिकली यहां पर ये जो मेटल होते हैं, दीज आर ऑब्वियसली एक्टिव मेटल्स। जो एक्टिव मेटल्स होते हैं आपके, वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं जब भी मैग्नीशियम के, जब भी आप इनकी किसके साथ रिएक्शन करवाओ? एसिड के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे मेटल की तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। वेरी सिंपल, सोल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है? जब आप बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे, जब आप बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हो तब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कैसे? मान लो जिंक ले लिया, उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी, तो क्या बनेगा? Na2ZnO2, जिसको बोलते हैं क्या? सोडियम मेटाजिंकेट बोलते हैं। और साथ में ये क्या करेगा? सोडियम जिंकेट के साथ साथ ये क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। मान लो आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा दी, किसके साथ? KOH के साथ। और अगर मान लो KOH के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे, साथ में पानी ले लो, तो यहां पर KAlO2 निकालेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। इसको बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बेसिकली पोटेशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ यहां पर हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन भी हो रही है। यहां पर ये ध्यान रखने की बात यह है कि यहां पानी का इस्तेमाल होगा। ये केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देख लो, आपको काम आएगा। तो बेसिकली मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। सबको समझ में आया? और इस मेथड को बेसिकली क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, यस, यूनोज मेथड। यूनोज मेथड कहा जाता है। सबको समझ में आ गया? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनोज मेथड। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल मेथड। आप यहां पर क्या करो? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, वाटर, आप प्योर वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से कभी भी, प्योर वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से आप हाइड्रोजन गैस नहीं बना सकते हो। आपको उसके साथ में क्या मिक्स करना पड़ता है? थोड़ा बहुत एसिड मिक्स करना होता है। तो अगर मान लो कि आपने पानी के साथ थोड़ा सा एसिड मिक्स कर दिया, तो इन दैट केस आपको H+ आयन मिलेंगे। और बेसिकली H+ आयन कहां पे जाएगा? कैथोड की तरफ। और 2 H+ आयन कैथोड पर जाके क्या लिबरेट कर देंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देंगे। तो सबको पता है, सबको समझ में आया? तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। जो आप लोगों को ध्यान रखना है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस किस तरह से मिलती है। और एनोड पे क्या होता है? एनोड पे आप लोगों को ये जो 4 OH- आयन है, बेसिकली क्या करेंगे? ये OH में कन्वर्ट होंगे और वो OH आयन जो है, OH की जो आपको दिख रहे हैं, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें एनोड से कुछ खासा मतलब नहीं है, हमें मतलब है कैथोड से, जहां से आप लोगों को हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। सबको समझ में आता है? और ये बोलते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में आप लोगों को एसिड को डालना जरूरी होता है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब और क्या है हमारे पास? अगर मान लो आप लोगों को बिल्कुल हाईली प्योर हाइड्रोजन बनानी है, अब इस पे सवाल आते हैं। अगर आपको हाईली प्योर हाइड्रोजन बनानी है जिसकी प्योरिटी 99.95% होती है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है? आपको वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। वार्म, आपको वार्म यानी कि गरम पानी, गरम एक्वस हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो आपको प्योर वाटर मिलता है, प्योर हाइड्रोजन मिलती है, जिसकी प्योरिटी कितनी होती है? 99.99%। अब मैं आपको बताता हूं, आप एक बार नोट कर लो भैया, ये जो सवाल है वो नीट में यानी कि मेडिकल एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगर आपको कोई पूछे कि आप प्योर हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, मेरा यहां पे आप लोगों को कहना है, इसको नोट डाउन करो कि प्योर हाइड्रोजन कहां से निकाली जाती है? प्योर हाइड्रोजन बेरियम हाइड्रोक्साइड से निकाली जाती है। प्लीज आप इसको अभी के अभी अपनी कॉपी के अंदर या चैट में लिखो
कौन कौन है यहां पर जो बेरियम हाइड्रोक्साइड को लिख चुका है? अभी के अभी चैट पे लिखो, मैं यहां पर देखना चाहता हूं। ये सवाल है, इसी में तो सवाल बनते हैं। तो अगर कोई पूछे कि नीट में सवाल कैसा आएगा, तो पक्का यही आएगा कि आपको प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो आप कैसे बनाओगे? तो प्योर हाइड्रोजन बेरियम हाइड्रोक्साइड से बनती है। किस किस ने नोट किया इसको? अभी कभी लिखो। गरम गरम, हाँ कृष्णा बहुत दांत निकाल रहा है। गरम 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 मतलब हॉट, समझ में आ गया? हॉट एक्वस आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, यही तो सवाल है। सबको समझ में आया? तो आप लोग याद रखना कि इन सब चीजों को नोट करते रहो। तो चलो अभी फिर से काफी सारी स्लाइडें हमने कवर करी, अब आपको अंतरिक्ष की सैर करा देते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, इतने में अपनी मम्मी को कॉल लगाओ, है ना? टेक्निकल टीम मुझे बताओ कि सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब आपको ये पिक्चर कैसी लग रही है? मान लो कि आपकी ये जो शार्क होती है, शार्क, वो आपको अंतरिक्ष में मिल जाए तो कैसा फील करोगे आप? मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। आप क्या मुझे देख पा रहे हो? मैं भी अपने आप को ऐसा फील कर रहा हूं कि मैं कहां पे बैठा हूं, एकदम स्पेस में, और मेरे सामने देखो एक आदमी को निकल के चली गई। कौन? ये शार्क। ओ माय गॉड, बेसिकली, है ना? सो दैट्स रियली ऑसम। तो यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे अंतरिक्ष की सैर मैंने आपको करवानी थी और मैं भी बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो फाइनली चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। मस्त पिक है ना? मजा आया ना सब लोगों को? शार्केंडो किसी ने नाम भी लिखा है, इसका नाम शार्केंडो है। दैट्स रियली ऑसम। चलो अब और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? इतने में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भैया मेरे को डेयरी मिल्क खाना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं डेयरी मिल्क खोल लेता हूँ, फिर अपन चैप्टर के आगे वाले पड़ाव पे चलेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप देखो, बफरिंग हो चाहे कुछ भी हो, थोड़ी देर वेट करो और बैठे रहो। आप लोगों को काफी चीजें सीखने को मिलेंगी, समझो? भागने से कुछ नहीं होगा। चलो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब अगला प्रोसेस किससे बनाते हो? बोश प्रोसेस से। भैया ये नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नीट में आएगा। आपको बोश प्रोसेस से आप लोग क्या बना सकते हो? यस, जरा चेक करो। बोश प्रोसेस में आपको क्या लेना पड़ता है? वाटर गैस। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर गैस का फॉर्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, क्योंकि वाटर गैस के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन होती है। आप जरा चेक करो, वाटर गैस में ऑलरेडी हाइड्रोजन होता है। वाटर गैस का फॉर्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं। ये वाटर गैस अगर आप लो और अब मान लो आप उसकी रिएक्शन पानी से, यानी कि पानी स्पेशली कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? स्टीम की फॉर्म में। तो ये स्टीम क्या करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट कर देगा। पर इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? यहां पर फेरिक ऑक्साइड की और क्रोमियम ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। आप प्लीज लिखो, इसको काम आएगा। तो बेसिकली वाटर गैस को जब आप स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हो फेरिक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो जिसको आप बाहर कलेक्ट कर लेते हो और यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। यहां पर दिस वाटर गैस इज मिक्स्ड विद ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ, यहां पर कैसे मिक्स किया जाता है? अगर आप मान लो कि आप ये 1 मोल लोगे तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? ट्वाइस, जस्ट डबल होना चाहिए। और साथ में आपको क्या डालना पड़ेगा? यहां पर फेरिक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड डालना पड़ेगा, जिससे CO ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? CO2 में। अब आपसे सवाल पूछा गया कि यहां पर दो गैसेस बाहर निकल रही हैं, CO2 और H2, सेपरेट कैसे करोगे? तो देखो सिंपल सा तरीका है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करते हैं? प्रेशर लगाओ 20 से 25 ATM का। अगर आपने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पे, यहां पर पूरे सॉल्यूशन में 20 से 25 ATM का प्रेशर लगाया तो कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है, वो क्या हो जाएगी? कंप्रेस होके यहां पर डिसोल्व हो जाएगी पानी के अंदर और उसको रिमूव कर लेना। भाई आप खुद से सोचो, भाई यही है ना वो कंटेनर जिसपे नीचे पानी भी है, ऊपर कौन सी गैस है? CO2 और हाइड्रोजन। और अगर आपने यहां पर प्रेशर बनाया तो CO2 की गैस भारी होती है, ये भारी होने की वजह से पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी, और अगर ये पानी के अंदर मिक्स होगी तो पीछे क्या बचेगा आपके पास? हाइड्रोजन गैस, जिसको आप बाहर निकाल लेना। आया सबको समझ में? बहुत ही कम बच्चों को पता है ये बात। अब आपको मैं बोश प्रोसेस को मैं कहता हूं, अपनी कॉपी के अंदर लिखो। बोश प्रोसेस में क्या करते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर गैस, भूलना मत। इसको आप क्या करते हो? स्टीम से रिएक्शन कराते हो, स्टीम, ठीक है? तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? बट इसके अंदर आप लोगों को क्या चाहिए? कैटलिस्ट चाहिए, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कौन कौन से यूज होते हैं? Fe2O3 यूज होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Fe2O3 यूज होता है, और साथ साथ में किसको यूज करते हो? क्रोमियम का Cr2O3 यूज करते हो, जिससे आपको क्या मिलता है? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर लगा के नीचे बिठा देते हो तो साथ में आपको क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। क्या हुआ?
सही है, सबको मालूम पड़ा? किस किस को समझ में आ गया? एक बार चैट में लिखो, एक बार चैट में लिखो। अभी सबके सब बताऊं, मुझे टेंशन नहीं लेना जिंदगी में। अपन आज हाइड्रोजन चैप्टर को कंप्लीट करके जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले, दुनिया इधर की उधर हो जाए। इसलिए आप लोग नोट डाउन करते रहना चीजों को, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? कम ऑन डूड, कम ऑन डूड। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं बोश मेथड। क्या कहा जाता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोश मेथड। इसको बोश मेथड कहा जाता है। सबको समझ में आ गया? अब बोश मेथड की बात आगे चलते हैं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जो पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अब आ गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, यानी कि समंदर के पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करा के आप हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हो। कैसे? आपको पता है समंदर के पानी में क्या क्या होता है? समंदर के पानी में NaCl है, प्लस पानी भी तो होता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सेटअप बनाओ एनोड का, सेटअप बनाओ कैथोड का। अब इसके अंदर आप क्या डालो? समंदर के पानी को डालो। समंदर के पानी में Na+ आयन होंगे तो Cl- आयन होंगे, यहां पर H+ आयन भी होंगे और OH- आयन भी होंगे। आपको मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि सोडियम Na+ की फॉर्म में और H+ Na+ की H+ भी हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में हो, तो यहां पर हाइड्रोजन जो है बेसिकली कैथोड की तरफ भागता है। यहां पर हल्का कौन है? H+। Na+ तो भारी है, तो कौन भागेगा ज्यादा? यस, H+ भाग के किसमें कन्वर्ट होता है? हाइड्रोजन में। आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप समंदर के पानी का, अगर आप समंदर के पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलती है। तो अंदर क्या बच जाता है? देखो, क्लोरीन तो खत्म हो गया, हाइड्रोजन खत्म हो गया। हाइड्रोजन आपको कहां मिला? कैथोड पे। क्लोरीन आपको कहां मिला? एनोड पे। तो बताओ पानी में कौन बचा? NaOH। तो यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बच गया सॉल्यूशन के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से आपको आंसर निकालना है। तो सेल की रिएक्शन कैसे होती है जरा आप चेक करो। सबसे पहले NaCl किस में कन्वर्ट होता है? Na+ और Cl- में। फिर उसके बाद H2O किस में कन्वर्ट होता है? H+ और OH- में। एनोड की बात करो तो एनोड पे कौन जाएगा? क्लोराइड आयन। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्लोरीन के अंदर। अगर हम बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे कौन जाएगा? H2O। अगर हम लोग बात करें यहां पर कैथोड पे, तो कैथोड पे यहां पर H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेसिकली H2O नहीं है, इसको आप मानो कि यहां पर ये H+ भी लिख सकते हो आप। ट्वाइस ऑफ H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि बेसिकली पीछे क्या बच गया? पीछे Na+ और OH- आयन, बेटा Cl- नहीं है। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा है। तो यहां पर अगर मान लो कि Na+ आयन है, Cl- आयन है, प्लस पानी है, तो आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो आपको यहां पर क्या क्या मिलेगा जरा आप चेक करो। एक तो क्लोरीन गैस मिलेगी, एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और यहां पर NaOH आपको सॉल्यूशन में मिलेगा। सवाल बहुत पूछा जाता है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं ऊपर एक बार दोबारा लिख रहा हूं। अगर आप यहां पे समंदर के पानी का यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तो आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, ठीक है? तो आप जरा चेक कर लेना आपको क्या क्या मिलेगा। आपको कैथोड की बात करो तो कैथोड पे आपको मिलेगा यस हाइड्रोजन। एनोड की बात करो तो एनोड पे आपको क्या मिलेगा? क्लोरीन। और सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा? तो आपको सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? NaOH। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। अब हम चलते हैं आगे। चलिए, अब आगे क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको देख लो। जब भी आप हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको हाइड्रोजन मिलता है। कैसे? जरा आप चेक करना। यहां पर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है और कैटलिस्ट आपको हाइड्रोजन गैस निकाल के देगा। मान लो आप हाइड्रोकार्बन लिए CnH2n+2, अगर आपने उसको पानी के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है रिएक्शन में जो पानी होता है वो स्टीम की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? स्टीम, वेपर की फॉर्म में। और अगर आपने वेपर की फॉर्म में लिया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपने वेपर की फॉर्म में लिया है। यहां पर कैटलिस्ट के तौर पे निकल इस्तेमाल होगा। तो अगर आपने निकल का इस्तेमाल किया, स्टीम लिया और कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया, टेम्परेचर की मात्रा बहुत ज्यादा रखी, तो यहां पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपके पास मीथेन गैस है। इस मीथेन गैस का मान लो कि आपने स्टीम के साथ रिएक्शन करवाया, तो आपको यहां पर स्टीम के साथ रिएक्शन किस किस की प्रेजेंस में करवानी है? निकल की प्रेजेंस में 1270 केल्विन टेम्परेचर पे करवानी है। तो आपको यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपको यहां पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां पर इसको सिन गैस कहा जाता है या फिर वाटर गैस भी कहा जाता है। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, आप जरा सोचो कि अगर मान लो कि मैं यहां पर कोई हाइड्रोकार्बन लेता हूं और उसको स्टीम से रिएक्शन कराता हूं, तो यहां पर आपको वाटर गैस ही मिल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। बाद में आप इसको क्या करोगे?
इसको बाद में आप वही काम करोगे जो आप थोड़ी देर पहले करके आए थे। कैटलिस्ट के फॉर्म में सीओ को किसमें कन्वर्ट करोगे, CO2 के अंदर, और यहां से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल लोगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि वाटर गैस को हम लोग सिन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिन गैस। तो सब लोग नोट डाउन करो, वाटर गैस इज ऑल्सो कॉल्ड सिन गैस। अब चलते आगे। फ्रॉम स्टीम, स्टीम से भी आप कर सकते हो, जिसको लेन प्रोसेस कहते हैं। आप कैसे करोगे, मान लो कि आपने क्या किया, स्टीम को एक्चुअली फ्लो करवाया आयरन के ऊपर से। अगर आपने स्टीम को आयरन के ऊपर से फ्लो करवाया, और क्योंकि स्टीम है तो टेम्परेचर तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो एक्चुअली Fe का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो फेरिक ऑक्साइड में, यहां पर देखो Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरो फेरिक ऑक्साइड। और जब ये Fe3O4 में कन्वर्ट होगा तो साथ में वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब भी आप आयरन की सरफेस पर आप स्टीम को फ्लो करवाते हो, तो ये जो स्टीम है बेसिकली क्या करेगा, Fe3O4 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को वो लिबरेट कर देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अब इन मेथड से हम लोग हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है वो हमें पता लग गया। अब हम चलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। डाई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कैसी होती है, भैया ऐसा है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कलरलेस होती है, वो ऑर्डरलेस होती है, वो टेस्टलेस होती है, सब लेस ही लेस है, और कंबस्टिबल होती है। भाई सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंबस्टिबल गैस है। अगर आपने द मार्शियन मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस होती है। ऑक्सीजन के जैसी वो टच में आती है, अगर टेम्परेचर प्रेशर जो आपको देखने को मिलेंगे अगर वहां पर उतने टेम्परेचर और प्रेशर हुआ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे एकदम से आग लग जाती है। मैंने द मार्शियन मूवी देखी थी, उसमें उसने क्या किया था, उसमें पानी बनाने की कोशिश करी थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में लेके आया था, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, धमाका हुआ बहुत बड़ा। तो ये फुल्ली कंबस्टिबल गैस होती है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात ये इनसॉल्युबल होती है, ये लिख लो बेटा, हाइड्रोजन गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बेसिकली हाइड्रोजन गैस पानी में सॉल्युबल नहीं होती, ये इनसॉल्युबल होती है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, हाइड्रोजन गैस पानी में सॉल्युबल नहीं होती। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में अपन बात करेंगे हैलोजन के साथ रिएक्शन। जब भी हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl, HF, HBr, HI टाइप के कंपाउंड बनाता है, तो बचपन से जानते हो आप, है ना, इसमें तो कोई दुरा नहीं है। और इसमें बस ये ध्यान रखना है कि भैया जो रिएक्शन यहां पर आप फ्लोरीन के साथ कराते हो वो डार्कनेस वहां पर होनी जरूरी है, अदरवाइज वो रिएक्शन है जो अनकंट्रोलेबल होगी। लेकिन जो रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हो वो सिर्फ कैटलिस्ट के साथ ही पॉसिबल है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। यस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो अगर आपने मान लो डार्क में रिएक्शन नहीं कराई तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहां पर बात करो आयोडीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ नॉर्मल कंडीशन में होती ही नहीं है। यहां पर आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, बिना उसके होगा ही नहीं, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती। दूसरा है रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। अगर आप हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो सबको पता है कि यहां पर पानी बनता है, H2O। समझ में आ गया? तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप लोग याद रखो कि पानी इतनी नॉर्मली नहीं बन जाता, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे फाइनली आग भी लग सकती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अगली रिएक्शन हम करा रहे हैं नाइट्रोजन के साथ। अगर आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करवाया तो हेबर प्रोसेस बोलते हैं उसको, और उससे अमोनिया गैस को बनाया जाता है, लेकिन उसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है Fe। और वहां पर प्रेशर कितना होता है 200 atm, और टेम्परेचर कितना होता है 673 केल्विन। लेकिन आपको इसका रट्टा नहीं मारना, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस कहा जाता है। अगली रिएक्शन आपके पास मेटल के साथ, हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड। जैसे कि सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। सबको समझ में आया, सोडियम हाइड्राइड। तो इस तरह से ये हाइड्राइड बनाता है, जिसमें बेसिकली हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके H- की फॉर्म में आता है खुद। सबको समझ में आया? अगली रिएक्शन है यहां पर, यस, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अगर मान लो आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अगर मान लो कि हाइड्रोजन की रिएक्शन आप मेटल ऑक्साइड के साथ करा रहे हो, तो उस केस में हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। बेसिकली यहां पर रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लेस एक्टिव। ऐसे मेटल जो कि इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, उनके साथ ही रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जैसे कि कॉपर, जैसे कि जिंक। एक रिएक्शन दिखाता हूं।
मान लो आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन एक मेटल ऑक्साइड के साथ कराई, जिसमें मेटल आपका हो सकता है कॉपर, जिसमें मेटल आपका हो सकता है जिंक, जिसमें मेटल आपका हो सकता है लेड, और अगर आपने रिएक्शन करवाई तो वो मेटल को यहां से अलग कर देगा, मेटल को यहां से वो क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा और यहां पर पानी बाहर निकल जाएगा। सपोज करो आपने रिएक्शन हाइड्रोजन की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से करवा दी, अगर आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से करवा दी तो यहां पर एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और पानी निकलेगा यहां से बाहर। तो बेसिकली इसने क्या किया, बेसिकली इसने मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस कर दिया। मजे की बात यह कि हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो, हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। भैया नोट डाउन कर लो, काम आएगा। सातवीं रिएक्शन कौन सी है, ये मेरी फेवरेट रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता होना चाहिए वनस्पति तेल से अगर आपको वनस्पति घी बनाना है, वनस्पति तेल से अगर आपको वनस्पति घी बनाना है तो आपको हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है। आपको वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसको अगर आप हाइड्रोजनेशन करा दोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, वेजिटेबल फैट। आप पढ़े हो कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना तो क्या करना पड़ता है, निकेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर वनस्पति तेल से आपको वनस्पति का घी मिल जाएगा। उसके बाद ये मेरी फेवरेट रिएक्शन आ गई भैया, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स। एल्कीन्स जो होती हैं, हाइड्रोजन उसकी क्या कर सकता है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन कर सकता है। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ओलिफिन्स क्या होती है जरा आप चेक करो, ये देखो हाइड्रो का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्माइल का मतलब एडिशन ऑफ सीएचओ ग्रुप। फॉर्माइल किसको बोलते हैं, यहां पर सीएचओ ग्रुप को फॉर्माइल कहा जाता है, तो पता है ना, एडिशन ऑफ सीएचओ ग्रुप, तो सीएचओ ग्रुप की एडिशन हो जाती है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। ओलिफिन किसको बोलते हैं, एल्कीन्स को ओलिफिन्स कहा जाता है, ये तो पता है ना आप लोगों को, एल्कीन्स को ओलिफिन्स कहा जाता है। अब रिएक्शन दिखाता हूं आपको। सबसे पहले क्या होता है, प्लीज आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक एल्कीन लेनी है, ले लो, जिसको हम लोग ओलिफिन्स भी कहते हैं। एक एल्कीन लेनी है जिसको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। साथ में आपको क्या लेना पड़ता है, उसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड लेना पड़ता है। समझ में आ गया। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो आप जरा चेक करो, यहां पर इसका हाइड्रोजिनेशन होगा, जिससे सीएचओ ग्रुप, हाइड्रोजिनेशन तो होगा ही, मतलब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन इसको मिल गया। समझ में आ गया, हाइड्रोजन एक मिल गया इसको। अब आप देखो जरा, आपने रिएक्शन किसके साथ कराई है, आपने करवाई है एच और साथ में आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप चेक करो, एक हाइड्रोजन तो आपने किसको दे दिया, इस कार्बन को, बाकी पीछे क्या बचा, सीएचओ ग्रुप बच गया। ये सीएचओ ग्रुप बेसिकली कहां जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। आ गया समझ में। तो बेसिकली यहां पर आप लोगों को एल्डिहाइड मिलता है। क्या किसी को इससे पहले पता था कि अगर आपने एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवा दिया तो यहां पर एल्डिहाइड मिलेगा। ओ माय गॉड, एल्डिहाइड मिलेगा। तो जरा चेक करो यहां पर कैसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आपको। यहां पर R एज इट इज है, उसके बाद यहां पर ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड यहां पर CH2 है, और फिर आपको मिलता है CHO। मतलब आपने क्या किया, ये डबल बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और इस कार्बन के साथ CHO ग्रुप को जोड़ दिया। तो आप जरा चेक करो यहां पर एल्डिहाइड, लेकिन ये एल्डिहाइड इतना स्टेबल नहीं होता क्योंकि आपने क्या कर रखा है, यहां पर हाइड्रोजन गैस को एक्सेस में डाल रखा है। तो इसका फिर से क्या हो जाएगा, ये जो एल्डिहाइड आपको दिखाई दे रहा है, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन होकर ये अल्कोहल देगा। अब मैं इस रिएक्शन को पूरा लिख के बताऊंगा। फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ये एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा और इस कार्बन को भी हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब मैं इस पूरी रिएक्शन को लिख के बताता हूं वापस। मान लो, मेरी बात सुनना ध्यान से, मान लो कि आपने ना ये एल्कीन लिया CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, मैं मान लेता हूं। अगर मान लो मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, प्लस आप हाइड्रोजन गैस लोगे, तो क्या होगा, यहां पर पाई बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा, इस कार्बन को CHO ग्रुप मिलेगा। तो मतलब क्या बन रहा है, उसके बाद ये बन रहा है CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2 और उसके बाद बन रहा है CHO। तो यहां पर CHO बन रहा है, मतलब एल्डिहाइड बन गया। बाद में आप इसी एल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन जब कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद यहां पर CHO में कन्वर्ट करो, ये पाई बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो, उस भाई को भी हाइड्रोजन दे दो, तो कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा, तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में OH। तो अगर आप चेक करो यहां से अल्कोहल मिलेगा एट द एंड, एट द एंड आपको अल्कोहल मिलेगा। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि आप ओलिफिन्स या फिर एल्कीन्स को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आप फाइनली एल्डिहाइड, और अगर आपने हाइड्रोजन एक्सेस में ले रखा है तो वो एल्डिहाइड फिर से हाइड्रोजिनेट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा।
Now, this is really very, very, very fascinating chemical reaction. That's my favorite chemical reaction as well. अब अगली केमिकल रिएक्शन को जरा चेक करते हैं. नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है डाइहाइड्रोजन रिलीजेस मोर एनर्जी देन पेट्रोल. आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आजकल जो गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं उससे हमें इमिशन, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा होता है. जो पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं उनमें एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होती है. अगर आपने हाइड्रोजन से, वही कारें आपने हाइड्रोजन से चला दी जो कि चलेंगी भी आने वाले फ्यूचर में, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और वहां से यहां पर कंबशन, यानी कि यहां पर क्या बोलते हैं इसको, हमारी नेचर को नुकसान बहुत ही कम होगा. तो हाइड्रोजन आने वाले टाइम में लेस पोल्यूटेड एयर होगी हाइड्रोजन का अगर आप एज अ फ्यूल यूज करते हो तो. और बाय द वे इन फ्यूचर हम लोग हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने वाले हैं. हमारी गाड़ियां हाइड्रोजन एज अ फ्यूल से चलेंगी और ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हो. और ये पेट्रोल से काफी अच्छा है क्योंकि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता. तो ये बड़ी चीजें जो काम की हैं. अब आते हैं अपन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. एंडिंग पॉइंट पर आ गए हाइड्रोजन के, उसके बाद पानी पढ़ेंगे और फिर H2O2, उसके बाद खत्म. तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां होता है भैया? वेजिटेबल, यस, वनस्पति फैट बनाने में, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल फैट में कन्वर्ट करने में होता है सबसे पहला काम. दूसरा अमोनिया के सिंथेसिस में होता है. आपको पता है अमोनिया गैस बनाई जाती है हाइड्रोजन से, वी ऑल नो, सबको समझ में आता है, जिसको हैबर प्रोसेस कहते हैं. और पता है आपको जो आप अमोनिया बनाते हो उससे आप क्या बना सकते हो? नाइट्रिक एसिड बना सकते हो. पता है ना आपको अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है. आप अमोनिया से और क्या बना सकते हो? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बना सकते हो, यूरिया. आपको पता है कि अमोनिया से आप HNO3 बना सकते हो. आपको पता है अमोनिया के साथ आप यूरिया भी बना सकते हो. तो आपको अमोनिया बहुत काम आती है. और अमोनिया कहां से पैदा करोगे? हाइड्रोजन गैस से पैदा होगी, क्योंकि हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी लेना पड़ता है, तब जाके आपके पास अमोनिया पैदा होती है. अब अमोनिया पैदा होगी तो आपके पास नाइट्रिक एसिड पैदा होगा, तो आपके पास यूरिया पैदा होगा. तो हाइड्रोजन तो बहुत काम की चीज है. अब हम यहां पर यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन में तीसरा वाला स्टेप चेक करो. इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स. ये ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने में काम आती है, जैसे कि मिथनॉल. आपको बता देता हूं भैया, ये मिथनॉल बनाने की भी काम आती है. इस केमिकल रिएक्शन बहुत फेमस केमिकल रिएक्शन है, आपने कहां पढ़ी होगी? ये हाइड्रोकार्बन में पढ़ रखी है आपने. इसके अलावा दिस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में काम आती है. इसके अलावा दिस इज वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड. सबको पता है यार, हाइड्रोजन गैस को अगर आप किसी मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल हाइड्राइड बनेगा, और मेटल हाइड्राइड काफी काम आते हैं. तो यहां पर मेटल हाइड्राइड को बनाने में भी काम में लिया जाता है. तो यहां पर हाइड्रोजन हमारा खत्म हो गया, पानी बाकी है. सो अब हम लोग अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं. नाउ वी हैव टू गो यस टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वाटर, पानी. आने वाले समय में आप लोग देख लो, आपकी हालत ऐसी होगी, मतलब मजा आएगा आप लोगों को. काश हम लोग ऐसे ऐसे एकदम उड़ते रहते हैं ना, बारिश आती है और हम लोग ऐसे ऐसे उड़ रहे होते हैं. बट भाई साहब बारिश में नहीं उड़ रहे, ये अंतरिक्ष में बह गए हैं. तो अब हम लोग पानी पढ़ेंगे और साथ में H2O2 पढ़ेंगे. हमारे अगले आर्टिकल्स ये दो हैं. टिल देन मैं, आप लोग पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ, चॉकलेट का टुकड़ा खा लेता हूं. अभी आपका 60% चैप्टर हो गया है, 40% बाकी है. ठीक है. अब हम चलते हैं और आगे. चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट है यस गाइस, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल भी काम लेंगे. आपको पता होना चाहिए कि जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है बेसिकली काम लेंगे क्या, हम तो लेते भी हैं. जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है और लिक्विड ऑक्सीजन होती है उनको हम लोग रॉकेट में एज अ फ्यूल काम लेते हैं, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न की जाती है तो एक्सेस अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाता है. तो एज अ फ्यूल भी काम लेते हैं. सबको समझ में आया? ये एज अ फ्यूल काम ली जाती है. सबको समझ में आया? और बेसिकली फ्यूल सेल से आप इलेक्ट्रिसिटी को पैदा भी करते हो. ये फ्यूल सेल आपने कहां पे पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, याद है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया गया था फ्यूल सेल, जिसमें आप लोगों को इनडायरेक्ट कांटेक्ट कराना होता है. किस किस का? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का. इनडायरेक्ट मतलब बीच में आपके पास ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, जालीनुमा दो यहां पर जालियां लगी होती हैं, जिससे आप धीरे धीरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में कांटेक्ट कराते हो, और जिससे एनर्जी पैदा होती है और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल कहा जाता है, जिससे आप बिजली भी पैदा कर सकते हो. ठीक है. उसके अलावा मेटलर्जी में भी यूज किया जाता है, ताकि आप मेटल ऑक्साइड से मेटल बना सको. थोड़ी देर पहले पढ़े हो आप. अगर आपको मेटल ऑक्साइड से मेटल बनानी है तो हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज होता है. यस और नो?
अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर जिसका नाम है पानी। भैया पानी बिना जिंदगी ना है, पानी बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है, सबको पता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन, पानी को पैदा करने वाला। तो क्योंकि हाइड्रोजन से पानी पैदा होता है तो हमको पानी पढ़ना पड़ेगा। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे को बड़ा अफसोस होता है, मैंने एक दिन में पानी का फॉर्मूला पूछा तो बच्चा बोलता है H2O2, दैट इज द वाटर, फॉर्मूला ऑफ वाटर। ये हालत है बच्चों की, पानी की फॉर्मूला नहीं आता लोगों को। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो जो पानी होता है बेसिकली वो 60% होता है हमारी बॉडी में, ऑलमोस्ट 60%। इसके अलावा हमारे सर्वाइवल के लिए भैया, हमारी लाइफ की सर्वाइवल के लिए आपको बता देता हूं, ये साइंस का फैक्ट है। आप लोग बिना खाना खाए आप 20 से 25 दिन जिंदा रह सकते हो, लेकिन बिना पानी पिए आप 5 से 6 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, मर जाओगे। ठीक है, तो पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समंदर का पानी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो चलो अब हम पानी को पढ़ेंगे। बेसिकली पानी की खास बात ये होती है कि पानी में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन, आप लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है, तो सबको पता है। अब मजे की बात ये होती है कि पानी जो क्या करता है, बेसिकली पानी के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से इसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आती है पानी की। कौन कौन सी जरा आप चेक करो भाई साहब। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसके अलावा इसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी ज्यादा होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा होती है, यहां पर हाई स्पेसिफिक हीट होती है। इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, सरफेस टेंशन भी ज्यादा होती है। तो आप देख लो सारी की सारी हाई है, लो तो कोई है ही नहीं। इससे मुझे गाना याद आ गया, हाई हील ते नच्चे तातू बड़ी जच्चे, टा 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 टा। कौन सा गाना याद आया? हाई है कि सारा तो हाई ही लिखा, हाई 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 हाई। ये वो वाला नहीं है हाई हाई, वो वाला हाई नहीं है, हाई वाला हाई है। समझ में आ गया? इसका फ्रीजिंग हाई होता है, बॉइलिंग हाई होता है, हीट ऑफ फ्यूजन हाई होता है, वेपराइजेशन हाई होता है, सब हाई होता है। अब और क्या खास बात है? यहां पर इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो भी ज्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, सब हाई होता है। डाइपोल मूवमेंट हाई, डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ हाई, भाई साहब सभी हाई। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ये अपने अंदर ऑलमोस्ट सभी चीजों को घोल लेता है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है ये तो सबको पता है। आपने घर पे खूब चीजें घोली होंगी, ग्लूकोन डी घोल घोल के पियो, और अपने एनिमल मेटाबॉलिज्म या प्लांट के मेटाबॉलिज्म को, यानी उसके अंदर भी रिक्वायर्ड होता है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, सबको पता है। अब हम वाटर की स्ट्रक्चर को जरा चेक करते हैं। गैसियस फॉर्म में अगर वाटर की स्ट्रक्चर को चेक किया जाए तो इसकी स्ट्रक्चर होती है बेंट, यस, और इसमें जो एंगल होता है वो 104 डिग्री 5 मिनट का होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एंगल को याद कर लो भैया, 104 डिग्री 5 मिनट का यहां पर आप लोगों को ये एंगल देखने को मिलेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि 104.5 को याद कर लो, कोई सवाल पूछा जाता है। समझ में आया? इसके अलावा ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 95.7 पिकोमीटर होती है। तो ये स्पेसिफिकली H2O के लिए डेटा काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लिक्विड स्टेट की, तो वाटर एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। वाटर के अंदर तो आपको सबको पता है, यहां पर आपको मजे की बात बताता हूं, गैसियस अगर वाटर की बात करोगे तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, ये अलग। लेकिन जब ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे वो एसोसिएटेड फॉर्म में आ जाते हैं। बस इतना सा ही फर्क है। अब चलिए और आगे चलते हैं। आइस की स्ट्रक्चर को चेक करो भैया, सबसे मजेदार आइस ही है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आइस हैज दी हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर। भाई साहब आइस जो होता है, आइस बर्फ, उसकी हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होती है 3 डायमेंशन आइस की स्ट्रक्चर। अब ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय टेट्राहेड्रली बाय 4 ऑक्सीजन एटम। ओ माय गॉड, हर एक ऑक्सीजन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से घिरा होता है टेट्राहेड्रली, और जिनके बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 276 पिकोमीटर। और सबसे बढ़िया चीज जो है ना वो यही है, आप देखो आइस सॉलिड होता है और जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन फिर भी आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। नाउ दिस इज द पॉइंट यू हैव टू फोकस ऑन कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है।
ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो बर्फ होती है ना वो पानी में तैरती है। कोई पूछता है कि बर्फ पानी में क्यों तैरती है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, वो लेस डेंस होता है, इसीलिए पानी के ऊपर बर्फ तैरने लग जाती है। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। टेट्राहेड्रली आप जरा चेक करो, हर एक ऑक्सीजन आप लोगों को टेट्राहेड्रली 4 हाइड्रोजन से घिरी हुई दिख रही है, दिख रही है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यस आइस, और बीच में वेकेंट आप लोगों को ये स्पेस दिखेगा, इसी वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है। वेकेंट स्पेस देखने को मिलता है, इसीलिए डेंसिटी कम होती है। सबको समझ में आया? अब हम चलेंगे भैया, हमारे बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है, अगले 15 से 20 मिनट में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इससे पहले थोड़े अंतरिक्ष के दर्शन कर लो। मैं भी एक चॉकलेट का टुकड़ा और थोड़ा पानी की सिप ले लेता हूं, और आप लोग मम्मी को बोल दो भैया आप ज्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट में चैप्टर खत्म है, हम सर के साथ 20 मिनट बैठेंगे, हमें थोड़ी आज्ञा दीजिए। चलो पानी पी लेता हूं मैं। चलिए, तो अंतरिक्ष की सैर कराता हूं मैं। आप मुझे एक बात बताओ, मैं ना यहाँ पे बैठा हुआ कैसे लग रहा हूं? और जब भी आपका ब्रेक आए ना मेरे प्यारे बच्चों, लाइक जरूर किया करो। जिस जिसका दिल बहुत बड़ा है वो प्लीज आप लाइक जरूर करो। मैं पूछना चाहता हूं किस किस बच्चे का दिल बड़ा है, किस किस बच्चे ने लाइक कर दिया? इतने अच्छे अच्छे नजारे आप लोगों को कहीं किसी चैनल पे देखने को मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या आप लाइक नहीं कर सकते हो? कौन कौन सा बच्चा है जिसने लाइक कर दिया? अभी अभी देखो, डॉक्टर प्रियंका ने दिया है, लाइक दे दिया ना। इसके अलावा और किसने दिया? निशा शर्मा ने लाइक दे दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे यार, आप हमेशा लाइक जरूर किया करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे सीधे दिल को छू जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चा लाइक, आज के लाइक का हमारा क्या टारगेट? 2000 लाइक हो जाने चाहिए, एकदम छू मंतर से 2000 लाइक। मैं देखता हूं लाइक कितने हो चुके हैं, जरा चेक करें। यहां पर 1500 लाइक हो चुके हैं। मेरे को 2000 लाइक चाहिए सेशन के खत्म होते होते। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, दिल बड़ा है तो इन लाइक्स को 2000 लाइक तक पहुंचा दो। हमारा जो खैरी मराठी बोलता है 2 मिलियन लाइक चाहिए, 3 मिलियन लाइक चाहिए। भाई साहब इतने तो लाइक हमारे टोटल ही नहीं होते, बट जो भी है बड़े नजारे में आपको बताओ अरविंद सर। और मेरी रिक्वेस्ट है, आज की ये फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो और अपने इंस्टाग्राम पे डालना कि हमारे जो देखो केमिस्ट्री के सर है अंतरिक्ष में बैठ के पढ़ाते हैं। अभी के अभी स्क्रीनशॉट लो, सारे बच्चों को बोलता हूं नाउ स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी स्क्रीनशॉट को अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे मुझे टैग करते हुए, और बोलना हमारे जो सर हैं वो इंस्टाग्राम, वो हमारे जो सर हैं वो कहाँ पे अंतरिक्ष में बैठ के पढ़ाते हैं, देख लो। तुम्हारे जैसे नहीं है, वो क्लासों में खड़े रहते हैं चोला छापी पहन के। ठीक है ना? तो अभी के अभी इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करोगे। अरे मजाक करो, ज्यादा सीरियसली मत ले लेना, बट इंस्टाग्राम मुझे टैग करना मत भूलना। फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो, फटाफट से ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब हम चलते हैं आगे। अंतरिक्ष के दर्शन तुम्हें कराते रहूंगा। हमारी जो स्पेस है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं भैया वाटर की। वाटर की खास बात ये होती है कि वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है। सबसे पहले तो वाटर एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है, ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसके अलावा वाटर रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है। रेडॉक्स मतलब किसी को ऑक्सीडाइज और किसी को रिड्यूस भी कर सकता है। इसके अलावा वाटर की खास बात ये होती है कि वाटर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है। और चौथी है, ये हाइड्रेटेड फॉर्मेशन भी करता है। हाइड्रेटेड का मतलब ये किसी के साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ डॉट में जो पानी है ना वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ा हुआ दिखेगा। और हाइड्रेटेड फॉर्म में कैसे कैसे मिलता है वो अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले एम्फोटेरिक नेचर को चेक करते हैं। आपको बता देता हूं कि पानी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। मान लो कि आपने पानी की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई, इन दैट केस अमोनिया सबको पता है बेस है, तो पानी कैसे रिएक्ट करेगा? एसिड के जैसे। एसिड का काम होता है H+ आयन देना, तो वो इसका H+ आयन देगा, खुद OH- में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। सबको पता है, ये ब्रोस्टेड लोरी थ्योरी में तुम पढ़ चुके हो, तो ज्यादा डिटेल मुझे देने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपने पानी की रिएक्शन H2S यानी कि सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड्स के साथ करवा दी, जो कि एसिड है, तो इस केस में पानी कैसे बिहेव करेगा? बेस के जैसे। ये H+ देगा, वो कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके वो पानी क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है बेसिकली HS- में कन्वर्ट हो जाएगा, सबको पता है। उसके अलावा यहां पर आप जरा चेक करना, वाटर की खास बात होती है, वाटर सेल्फ आयोनाइज हो जाता है। इसी सेल्फ आयोनाइजेशन के चक्कर में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? सेल्फ आयोनाइजेशन के चक्कर में आप लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है। सारा आयोनिक इक्विलिब्रियम का खेल ही वाटर के ऊपर है, क्योंकि वाटर खुद सेल्फ आयोनाइज हो जाता है। कैसे? वाटर क्या करता है? दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि देखो अगर मान लो ये एसिड की तरह काम कर रहा है तो ये कैसे काम करेगा? बेस की तरह।
ये H प्लस दे देगा इसको, तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा और OH माइनस आयन बनेगा। जरा आप चेक करो, तो यहां पर देखो ये क्या कर रहा है, ये सेल्फ आयनाइजेशन करके H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन बनाता है और साथ में OH माइनस आयन बनाता है। इसी के लिए तो आप KW लिखते थे, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा KW, आयनिक इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वाटर, याद है KW, वो इसी से लिखा जाता था। अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। पानी रिडॉक्स रिएक्शन भी दिखाता है, मतलब वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। जरा आप चेक करो, मजे की बात जरा आप चेक करना, इन दिस रिएक्शन ऑफ वाटर इज इजीली रिड्यूस टू और डाइहाइड्रोजन। आपको पता होना चाहिए कि जब भी वो रिडॉक्स रिएक्शन दिखाएगा, मान लो कि आपने वाटर का रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दिया, तो आपको सबको पता है सोडियम एक मेटल है, सोडियम पानी में जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और एक हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगी, यस और नो। सोडियम हाइड्रोक्साइड में जाने के बाद हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगी, तो आपको पता है, यस। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन जो कि रिडॉक्स की है, फोटोसिंथेसिस। मान लो आपने, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, CO2 प्लस H2O प्लांट्स में पाया जाता है, सबको पता होगा, बायो वाले हर बच्चे को पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। CO2 प्लस H2O किसमें कन्वर्ट होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज में, जो कि उन्हें एनर्जी देता है, प्लस साथ में क्या बनता है, पानी। तो बेसिकली अगर आप ऊपर देखोगे तो सोडियम के साथ तो H2O किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, H2 में, यानी कि ये +1 से कहां चला गया, +1 से 0 पे रिड्यूस हो रहा है, यहां पर बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। और नीचे जरा आओगे तो यहां पर CO2 और H2O दे रखा है, ठीक है। इन दैट केस अगर आप चेक करोगे तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ये। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऊपर दे रखी है, नीचे वाली रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की है, जिससे ग्लूकोज बन रहा है प्लांट के अंदर, ये केमिकल रिएक्शन होती है, सबको पता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है विद फ्लोरीन, आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन के साथ अगर आप H2O की रिएक्शन कराओगे तो ये H प्लस F माइनस आयन और साथ में क्या देता है, ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करता है। मतलब आप समझ सकते हो कि HF बनाता है, बट HF इतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए H प्लस और F माइनस आयन में वो कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अलावा यस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जरा आप चेक करो भैया, पानी की खास प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाता है। मतलब मान लो कि आपने यहां पर फोस्फोरस, यहां पर P4O10 फोस्फोरस के ऑक्साइड की को पानी में डाल दिया, तो क्या करेगा वो यहां पर फोस्फेट आयन बना देगा, यहां पर फोस्फोरिक एसिड बना देगा। ये तो सबको पता है कि अगर आपने फोस्फोरस के ऑक्साइड को पानी में डाला तो फोस्फोरिक एसिड बनेगा, एसिड बन जाता है। जैसे कि मान लो, एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो सिलिकॉन क्लोराइड को आपने पानी में डाल दिया, तो बेसिकली क्या बनेगा, सिलिकॉन का ऑक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बेसिकली हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली सामने वाले कंपाउंड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और कुछ कंपाउंड बना के दे रहा है, प्लस साथ में HCl बाहर निकलेगा। इसके अलावा मान लो कि आपने N3-, इसको क्या बोलते हैं, एजाइड को पानी में डाल दिया, तो क्या मिलेगा, अमोनिया। लुक एट इट, अमोनिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और साथ में OH माइनस आयन बाहर निकलेगा, तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी देता है। मान लो आपने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाल दिया तो आपके पास C2H2 बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। इन दैट केस आपको एसिटाइलिन मिलता है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा मान लो सोडियम कार्बोनेट को आपने पानी डाल दिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में H2CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ये भी बनता है जो कि वीक एसिड है। अगर आपने मैग्नीशियम नाइट्राइड को पानी में डाल दिया तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोक्साइड, और साथ में अमोनिया गैस बाहर निकलेगी। तो ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की है। बेसिकली हाइड्रोलिसिस जिससे क्या होता है, सामने वाला कंपाउंड जो है पानी के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड दे रहा होता है, इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब आते हैं हम लोग हाइड्रेट फॉर्मेशन की तरफ, किस तरह से पानी हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में पाया जाता है। तो उसका क्या मतलब है, जरा आप चेक करो। क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको पानी मिलेगा, तो वो होते हैं 3 तरह के क्रिस्टलाइन फॉर्म। एक होता है कोऑर्डिनेटेड फॉर्म, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा आपने, एक्वा, याद है, मेटल के साथ जो आपका पानी है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के रहता है। समझ में आ गया, इसको हाइड्रेटेड फॉर्म भी कह सकते हो, दिस इज वन ऑफ द हाइड्रेटेड फॉर्म। एक होता है इंटरस्टिशियल फॉर्म, मतलब पानी जो है बेसिकली वो क्या करता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में अंदर किसी इंटरस्टिशियल जगह पे चला जाता है, जैसे कि BaCl3.2H2O, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फॉर्म। यहां पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में पानी अंदर कहीं चला जाएगा घुस के और अपनी जगह बना लेता है। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ये आपने कहां पर पढ़ा हुआ है, जरा आप चेक करो, CuSO4.5H2O, ये पढ़े हो तुम लोग, समझ में आ गया। इसमें आप जरा चेक करो कि पानी एक्वा फॉर्म में भी प्रेजेंट है और बाहर भी आपको पानी दिख रहा है, .H2O।
तो यहां पर 5 पानी के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, जिसमें से 4 पानी के मॉलिक्यूल जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे होते हैं और एक हाइड्रेटेड फॉर्म में बाहर होता है। तो ये तरीके होते हैं क्या करने के, हाइड्रेट फॉर्मेशन करने के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आते हैं अपन हैवी वाटर की तरफ। हैवी वाटर बेसिकली 1932 में डिस्कवर किया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना है किसने डिस्कवर किया था, यूरे ने। अब ये ना हैवी वाटर का फॉर्मूला यही है। वाटर क्या होता है, H2O, तो हैवी वाटर क्या होता है, D2O। खत्म कहानी, और कुछ नहीं है, सारी चीजें सेम होती हैं बेसिकली। यहां पर एक्सेसिव इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करते हो पानी का, जब आप पानी का एक्सेसिव इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तब आपको क्या मिलता है, हैवी वाटर मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हैवी वाटर कैसे मिलेगा। अगर आपको हैवी वाटर बनाने का तरीका क्या है, कैल्शियम कार्बाइड ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड यूजिंग हैवी वाटर। अब अपन बात करें, क्योंकि आर्टिकल इतना बड़ा नहीं है, अब हम यहां पर बात करेंगे कि यहां पर अगर आप हैवी वाटर की कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन कराते हो, तो देखो आप पानी के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बनता था, यहां पर पानी के साथ रिएक्शन कराते तो H2C2 बनता था, C2H2 बनता था, यहां पर क्या बनेगा, C2D2। यही तो एसिटाइलिन बनता तो यहां पर क्या बनेगा, C2D2। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता तो यहां पर हाइड्रोजन की जगह आपको टी लगाना है, बात खत्म। सेम केमिकल रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा मान लो SO2 SO3 की रिएक्शन आप D2O से कराओगे तो वहां पर H2SO4 बनता था, यहां पर क्या बनेगा, D2SO4। हाइड्रोजन की जगह आपको क्या लगा देना है, ड्यूटेरियम, बात खत्म। और क्या यहां पर Al4C3, अगर आप एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन D2O से करवा दोगे तो क्या बनेगा, तो एल्यूमिनियम, यहां पर देखो एक तो यहां पर क्या बाहर निकल रहा है, वहां पर निकलता CH4, यहां पर निकल रहा है CD4 प्लस यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे बस हाइड्रोजन की जगह आपको डी लगाना है, बात खत्म। सिर्फ हाइड्रोजन की जगह आप क्या लगा दो, डी लगा दो, बाकी केमिकल रिएक्शन इनकी सेम होती है, सिमिलर होती है, कोई फर्क नहीं है। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहां पर आप H2O D2O का यूज कहां पे करते हो, हैवी वाटर का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। आप जरा इसको लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, एज अ मॉडरेटर इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा यूज एज अ ट्रेसर इन स्टडीज ऑफ, यस, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में एज अ ट्रेसर भी यूज किया जाता है इनको। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में एज अ ट्रेसर यूज किया जाता है, ट्रेसर, ट्रेस करने के लिए एज अ ट्रेसर यूज किया जाता है, वो होता है D2O। इसके अलावा यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड्स, अगर आपको ड्यूटेरियम कंपाउंड्स बनाने तो वहां यूज होता है। अब अपन चलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमारा आखिरी आर्टिकल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिकली थेनार्ड ने 1818 में डिस्कवर किया था। आप प्लीज लिख लो, 1818 में थेनार्ड ने डिस्कवर किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड वाटर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी दिन पहले आया था ना विराट कोहली की जो पानी की बोतल है वो 2400 रुपए की है, बेसिकली वो ऑक्सीजनेटेड वाटर ही होता है। तो अगर हम लोग कहें कि वो H2O2 पीता है तो वो H2O2 नहीं पीता, वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होती है उसके अंदर, ठीक है। बेसिकली अगर कोई रियलिटी चेक करे तो ऑक्सीजनेटेड वाटर हम लोग किसको कहते हैं, H2O2 को कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चले यहां पर H2O2 की प्रिपरेशन कैसे होती है। अगर आप H2O2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बैरियम पेरोक्साइड की रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी। बैरियम पेरोक्साइड से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। पहले तो आप बैरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला आप जरा चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियम मतलब Ba, पेरोक्साइड मतलब O2.8H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। सो यहां पर हाइड्रेटेड बैरियम पेरोक्साइड इज, यहां पर क्या किया जाता है, एसिडिफाइड, किसके थ्रू, सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू। यहां पर आप लोग बैरियम पेरोक्साइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हो, जरा आप ध्यान से चेक कर लेना। H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हो तो बैरियम सल्फेट बनता है और साथ साथ में यहां पर H2O2 बाहर निकल जाता है। यहां पर H2O2 इस तरह से बाहर निकलता है, इज दिस क्लियर, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया H2O2 बनाने का तरीका क्या है, तो बैरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप किससे करवा दो, यस, सल्फ्यूरिक एसिड से करा दो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगला रिएक्शन किसके, ये भैया ये सवाल बहुत पूछा गया है। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करा दो 50% H2SO4 सॉल्यूशन का, भाई साहब जरा आप कॉन्सेंट्रेशन चेक करो, 50% H2SO4 सॉल्यूशन की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या क्या मिलेगा। H2SO4 की हाइड्रोलिसिस में आपको पता है कि H+ आयन लिबरेट होते हैं, साथ में HSO4- आयन लिबरेट होते हैं। अब ये क्या होगा, H+ आयन तो कैथोड की तरफ चले जाएंगे और क्या करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देंगे। ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो H+ आयन तो चले गए कैथोड की तरफ और हाइड्रोजन गैस को उन्होंने लिबरेट कर दिया। ना व्हाट अबाउट अदर, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा HSO4- आयन, उसके भी 2 मॉलिक्यूल,
और वहां पर जाकर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके H2SO8 बनाएंगे, जिसको मार्शल एसिड कहा जाता है। तो यहां पर HSO4 माइनस क्या करेगा, H2SO8 बनाएगा, जिसको मार्शल एसिड कहा जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कर देगा। इसको यहां पर क्या कहा जाता है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। अब आगे क्या होगा जरा आप चेक करो। मान लो कि ये जो आपने दो लिए HSO4-2 के 2 मॉलिक्यूल लेके आपने जो यहां पर मार्शल एसिड बनाया था, ये मार्शल एसिड को आप वापस से हाइड्रोलिसिस कराओ। अगर आपने मार्शल एसिड का हाइड्रोलिसिस करवा दिया, H2O से अगर रिएक्शन करवा दी, तो यहां पर ये 2 एसिड को प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन सा, एक तो H2SO5, एक होता है यहां पर दूसरा H2SO4। अब ये जो H2SO5 है, उसको अगर आपने पानी के साथ रिएक्ट करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो आपको क्या मिलेगा, H2SO4 प्लस यहां पर H2O2। अब कई बच्चे, जैसे ही मुझे पता है थोड़ी बहुत भारी चीज आए, लोगों की टटियां निकल जाते हैं और उसके बाद लोग भाग जाते हैं। भाई साहब यही तो टॉपर बाजी मारता है। अगर कोई पूछे टॉपर बनेगा कैसे, भाई साहब टॉपर एक एक चीज को ध्यान से देखता है। यहां पर हुआ क्या, H प्लस आयन मिला और HSO4 माइनस आयन मिला। H प्लस आयन कैथोड पे चला गया, HSO4 माइनस आयन एनोड पे चला गया। 2 HSO4 माइनस आयन जब इकट्ठे होंगे तो आप खुद ही सोचो, दिमाग लगाओ, 2 HSO4 क्या बनाएंगे, H2SO8। अरे दोनों को जोड़ना ही तो, और क्या करोगे। अब H2SO8 का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, वहां पर H2SO5 और H2SO4। अगर आपने H2SO5 का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा, खुद ही देखो, आप ले रहे हो H2SO5 और रात में H2O, तो आपके पास H2SO4 बनेगा और साथ में H2O2 रिलीज हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर H2O2 जो रिलीज हुआ है, ऐसे बनाया जाता है। इतनी सी बात थी और बच्चे इतनी सी देर में दिमाग उनका एकदम फितूरी खराब हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, प्योर स्टेट के अंदर यहां पर ये पेल ब्लू कलर में पाया जाता है। भाई साहब जरा आप चेक करो, पेल ब्लू कलर होता है ऐसा। तो यहां पर ये H2O2 बेसिकली पेल ब्लू कलर का होता है प्योर फॉर्म में। और बेसिकली H2O2 इज मिक्सिबल विद वाटर, ये पानी अंदर मिक्सिबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट फॉर्म्स द हाइड्रेट, और पानी में जैसे ही वो घुलता है तो H2O2 क्या करता है, साथ में हाइड्रेटेड फॉर्म में पानी को जोड़ लेता है। ओ माय गॉड, H2O2 पानी में जाने के बाद यहां पर H2O2.H2O बनाता है। दैट्स अ रियल थिंग। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है जो आपको देखने को मिल रही है। मतलब यहां पर H2O2 मिक्सिबल होता है, पानी में जाने के बाद हाइड्रेटेड फॉर्म में H2O2.H2O बना लेता है। ये चीज तो आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद क्या है भैया, अब मेरा थोड़ा सा ब्रेक का टाइम हो गया, बहुत सांस ले ली मैंने, इतना लंबा पढ़ा दिया। अब मात्र 10 मिनट में चैप्टर खत्म है आपका। फटाफट से आप ये अंतरिक्ष की ये देख लो फोटो, कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा फील आ रहा है तो फाइनली जरा आप चेक करो। पानी पी लो, आप लोग भी पानी पी लो, अब खत्म होने वाला है 5 ही मिनट के अंदर। तैयार हो आप लोग, खत्म करा दूं? आर यू गाइज रेडी? हाँ चलो, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। कितना प्यारा नजारा है। कौन कौन जाना चाहता है यहाँ पे? जिसको जाना है वो अभी बड़ा सा हार्ट देके लाइक जरूर कर दो। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, आप लोग याद रखना, अभी सेशन 5 से 10 मिनट का बाकी है। 10 मिनट्स के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। अब आई हैव रिक्वायर्ड 10 मिनट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जिसको ये तस्वीर पसंद आई, जो जाना चाहता है, आंख बंद करके लाइक करो, क्योंकि आप अगर लाइक करोगे तो अपने सपने भी पूरे होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने दिल से दुआ दूंगा। तो लाइक जरूर करना। और 2000 लाइक हो गए क्या? हमारे बच्चों ने 2000 लाइक करवा दिए। अरे 1600 लाइक क्यों है बेटा, 2000 लाइक हो जाने चाहिए। डू लाइक द सेशन राइट नाउ मेरे प्यारे बच्चों, दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डेफिनेशन को चेक कर लो। यहां पर स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय वेट इन 100 ml सॉल्यूशन, इसी को परसेंटेज स्ट्रेंथ कहा जाता है। भाई साहब इसमें सवाल बहुत आते हैं, मैं आपको शॉर्टकटली बात बताऊं। यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ को अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, वैसे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला होता है, अगर आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहो किसकी, H2O2 की, तो कैसे करते हो? 11.2 इंटू मोलैरिटी, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, या फिर 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की। और इस पे से सवाल बहुत आते हैं, प्लीज आप इसको लिख लो, काम आएगा। अपनी अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 11.2 इंटू मोलैरिटी, या फिर ये होता है 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं और आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर।
ये मैं बहुत पहले करवा चुका हूं। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ के फॉर्मूले जो आप नोट डाउन कर लो, आपको काम आएगा। ठीक है, अब आते हैं भैया इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पर। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन प्लेनर होता है। जरा आप चेक करो, यहां पर होगा कुछ यूं कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, एक हाइड्रोजन नीचे, और बेसिकली ये नॉन प्लेनर है। जरा आप चेक करोगे तो ये आपको कुछ चेयर नुमा स्ट्रक्चर यूं बनाते दिखेंगे। कॉपी खोल लेना है, कॉपी खुलेगा ऐसे करके, अपने ऐसे करके हाथ खोल लो। तो बेसिकली ये नॉन प्लेनर होता है, एक इस प्लेन में तो एक दूसरे प्लेन में, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है H2O2 की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो एंगल वैंगल है ना वो ना याद करो तो ही ठीक है। वैसे आपको बता देता हूं कि इसकी गैस फेज और इसके सॉलिड फेज में एंगल चेंज हो जाते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आ गया? एंगल का डिफरेंस आ जाता है। अब हम चलते हैं स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैं आपको बता देता हूं, आप कभी भी H2O2 को यहां पर ग्लास बोतल्स में कभी भी इकट्ठा नहीं करते। आप H2O2 को कभी भी ग्लास बोतल्स में इकट्ठा नहीं करते, आप ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर H2O2 डीकंपोज हो जाता है H2O प्लस ऑक्सीजन के अंदर। समझ में आ गया? तो इसलिए इकट्ठा नहीं करते। तो इसलिए आपको इसको किस में इकट्ठा करना होता है? यहां पर पैराफिन वैक्स में इकट्ठा किया जाता है H2O2 को। बेसिकली ये लिख लो, H2O2 इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स कोटेड विद प्लास्टिक एंड टेफ्लॉन बॉटल्स। भैया टेफ्लॉन या फिर टेफ्लॉन बॉटल इस्तेमाल करते हो आप। तो ये बहुत बच्चों को नहीं पता कि H2O2 को हम लोग नॉर्मल ग्लास के बोतल में स्टोर नहीं करते। जैसे कि आपने देखा होगा ग्लास, नॉर्मल ग्लास के बोतल में आप पानी डाल लेते हो, नहीं। अगर आपने नॉर्मल ग्लास के बोतल में पानी डाल दिया तो वो H2O2 डाल दिया तो वो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए उसको टेफ्लॉन बॉटल्स में डाला जाता है या फिर पैराफिक्स वैक्स में डाल के रखा जाता है। सबको समझ में आ गया? और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड को डाला जाता है, या फिर ग्लिसरॉल को डाला जाता है, या फिर अल्कोहल को डाला जाता है, या फिर आप लोग किसको डालते हो? H3PO4 को डालते हो। ये स्टेबलाइज करने के लिए होता है, अदरवाइज वो टूट जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो मतलब आप पैराफिक्स की जो बोतल्स होती है, टेफ्लॉन की बोतल है, उसके अंदर H2O2 डालते हो, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा बहुत एसिड, ग्लिसरॉल या फिर अल्कोहल या एसिडामाइड या फिर H3PO2 ये H3PO4 डालना पड़ता है स्टेबलाइजेशन के लिए, अदरवाइज स्टेबल नहीं है। अब फाइनली यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे पहले आपको बता देता हूं भैया, ग्रीन केमिस्ट्री में H2O2 का इस्तेमाल होता है पॉल्यूशन कंट्रोल, ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल के अंदर। अगर आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो H2O2 इस्तेमाल होता है। इसके अलावा साइनाइड के ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होता है। एंड फाइनली रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन, सीवेज वेस्टेज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबको समझ में आया? इसके अलावा एंटीसेप्टिक्स के अंदर H2O2 का इस्तेमाल होता है, तो सबको पता ही होगा यार, बायो वाले तो अच्छे से जानते हैं। जैसे मार्केट में आपको पता है ना कि ये पर हाइड्रोल मिलता है, पर हाइड्रोल में आपको H2O2 भी होता है यूज। इसके अलावा डेली लाइफ में ब्लीचिंग, हेयर की ब्लीचिंग, जिसके बाल सफेद हो जाते हैं, हेयर की ब्लीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है H2O2। सबको पता है ना, ये माइल्ड डिसइंफेक्टेंट भी होता है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। कितनी नॉलेज मिलती है यार केमिस्ट्री से। इसके अलावा इट इज जनरली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम परबोरेट। अगर आप सोडियम परबोरेट बनाना चाहते हो, अगर आप लोगों को यहां पर कार्बोनेट बनाना है, तो इसके लिए आपको H2O2 इस्तेमाल होगा, पर ऑक्साइड यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जब आप ब्लीचिंग करते हो, टेक्सटाइल मार्केट में कपड़ों की ब्लीचिंग की जाती है, उसमें पेपर, पल्प, ऑयल्स, फैट, लेदर इंडस्ट्री, सब में H2O2 इस्तेमाल होता है मेरे भाई। जरा आप चेक कर लो। इसके अलावा जब आप मान लो कि हाइड्रोक्विनोन बनानी है, यहां पर टार्टरिक एसिड बनाना है, और इसके अलावा यहां पर फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप खुद ही चेक कर लो कि कहां कहां इसने अपनी पहुंच बना रखी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बहुत जगह पे यूज होता है भाई साहब। फाइनली ऑटो ऑक्सीडेशन लास्ट है, ऑटो ऑक्सीडेशन एंड ऑटो रिडक्शन। H2O2 की खास बात होती है, H2O2 की बात करें तो यहां पर जो ऑक्सीजन होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। ये -1 से 0 पे भी जा सकता है, और ये -1 से -2 पे भी जा सकता है। मतलब बेसिकली ये बहुत अच्छा क्या है, अगर -1 से 0 पर जा रहा है तो खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। मतलब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों है। मजे की बात यह है कि H2O2 खुद ही की यूनिट से रिएक्ट करके H2O प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। तो जरा आप चेक करो, यहां पर एक खुद ही किसमें चला गया, ये अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है, -1 से -2 पे जा रहा है, और -1 से 0 पे भी जा रहा है। मतलब अपने आप की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर लेता है।
ठीक है, लेकिन उसके लिए इन कैटलिस्ट को यूज किया जाता है, तब होता है ये, ठीक है, इनके साथ हीटिंग करोगे तो होगा। तो बेसिकली इसकी खास बात है, सबको समझ में आया। अब एसिडिक मीडियम में भी कैसे रिएक्ट करता है, अब ये लास्ट रिएक्शन है, उसके बाद खत्म। ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइज करता है। देखो Fe+2 को ये क्या करेगा, Fe+3 में कन्वर्ट कर देगा एसिडिक मीडियम में, इसकी खास बात है। सबको समझ में आया। Fe+2 को ये Fe+3 में कन्वर्ट करता है, मतलब ऑक्सीडेशन करता है। ये क्या करेगा, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली देखो माइनस के 2 को किस में चला गया, प्लस के 6 में लेके चला गया। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करता है, और ये ना बेसिकली रिडक्शन भी करता है एसिडिक मीडियम में। कैसे, ये देखो KMnO4, अगर आपने H2O2 की KMnO4 की साथ रिएक्शन कराई एसिडिक मीडियम में, तो ये Mn+2 में कन्वर्ट कर देगा उसको। जरा आप चेक करो, रिडक्शन भी करता है। ये ऑक्सीडेशन करता है एसिडिक मीडियम में, तो ये ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन भी कर सकता है एसिडिक मीडियम में। इसके अलावा क्या खास बात है, यहां पर जरा आप चेक करो, जैसे कि आपने HOCl लिया, HOCl अगर आपने H2O2 से रिएक्शन करवा दी, तो बेसिकली क्या करेगा, ये सामने वाले को रिड्यूस भी कर सकता है, मतलब ये H3O+ और Cl- में कन्वर्ट कर देगा। तो इसकी खास बात है, ये ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। मजे की बात है, इसमें मीडियम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसिडिक मीडियम में भी काम कर सकता है, ये बेसिक मीडियम में भी काम कर सकता है, ये इसकी खास बात है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। बेसिक मीडियम की केमिकल रिएक्शन पढ़ लो। मान लो आपने Fe+2 और H2O2 आपस में रिएक्शन करा के बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराने की कोशिश करी, तब ये +2 को किस में कन्वर्ट कर सकता है, +3 में कन्वर्ट कर सकता है, ये इसमें पावर है। इसके अलावा Mn+2 की रिएक्शन कराई H2O2 से, तो तब भी Mn+4 में उसको कन्वर्ट कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। भाई साहब जरा आप चेक करो, ये इसकी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा ये इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी शो करता है बेसिक मीडियम में। भाई साहब क्या करेगा, ये आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकता है। ये देखो, ये इसकी पावर है, बेसिक मीडियम में आयोडीन को आयोडाइड मतलब रिड्यूस कर रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, जैसे कि KMnO4 अगर आपने उसकी H2O2 के साथ रिएक्शन कराई है, MnO2 में कन्वर्ट कर देगा उसको बेसिक मीडियम में। तो MnO4 की तो आपको पता होना चाहिए, KMnO4 यानी कि MnO4- एसिडिक मीडियम में तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में, और बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, MnO2 में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबको समझ में आया। चलिए, तो फाइनली ये इनकी केमिकल रिएक्शंस है। फाइनली H2O2 क्लोरीन को, यस, क्लोरीन टू HCl, और इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लोर कहते हैं। जब आपका H2O2 क्लोरीन को HCl में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम लोग एंटी क्लोर कहते हैं। इस रिएक्शन को एंटी क्लोर कहा जाता है। सबको समझ में आ गया। तो ये आप लोग ध्यान रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी क्लोर। एंटी क्लोर क्या होता है, एंटी क्लोर का मतलब होता है बेसिकली, यहां पर जब आप H2O2 की क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हो, तो यहां पर HCl फॉर्म होता है, इसी को एंटी क्लोर कहा जाता है। मतलब यहां पर क्लोरीन हटती है और HCl का प्रोडक्ट बनता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और बेसिकली ये एंटी क्लोर ही आप किस काम में लेते हो, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम लेते हो। ये आप लोग ध्यान रखना है, ब्लीचिंग जो रिएक्शन होती है वो इसी की वजह से होती है। सबको समझ में आया। और बेसिकली H2O2 अपना क्या करवा सकता है, यस, यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन बहुत काम आती है, ऑक्सीडेशन के फुल काम आती है। अगर आपको किसी मटेरियल को कलर करना है तो भी काम आती है, कोई भी मेटल ले लो, सॉरी, कलर गायब करना है तो भी काम आती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर को गायब करने की काम आती है। आपको ये बता देता हूं, अगर आपको मान लो किसी भी चीज का कलर गायब करना है, तो आपको नेसेंट ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, जो उसको कलरलेस बना देगी। सबको समझ में आया। लास्ट, बस उसके बाद चैप्टर खत्म। इट फॉर्म्स, यस, ग्लाइकोज विद एल्कीन। अगर आपने एल्कीन की रिएक्शन H2O2 से करवा दी, तो ये आपको क्या बना के दे देगा, इथाइलिन ग्लाइकोल बना के दे देगा। ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहां पे स्टार लगा के दे देता हूं, अगर मान लो किसी को याद नहीं हुई तो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, यहां पर OH से करा रहे हो, और ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये बॉन्ड तोड़ने हैं। अब आप खुद ही देख लो क्या बनेगा। तो यहां से इथाइलिन ग्लाइकोल तैयार हो जाता है। फाइनली गाइस, हमने धमाल कर दिया है, हाइड्रोजन चैप्टर को खत्म कर डाला है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो एंड तक बैठा रहा, 2 घंटे में हमने चैप्टर खत्म किया है। मेरी रिक्वेस्ट है, पहले तो आप ये सब बच्चों के साथ शेयर करोगे। हाइड्रोजन चैप्टर अभी खत्म हो गया, ठीक है, सबको समझ में आया। अब मान लो लास्ट केमिकल रिएक्शन जिसको अगर दिखाई नहीं दी, तो मैं यहां पर ये दिखा देता हूं। लास्ट केमिकल रिएक्शन को आप जरा चेक कर लो। ये लास्ट केमिकल रिएक्शन है बेसिकली इथाइलिन का। जब आप H2O2 से रिएक्शन कराते हो, तो आपको ये बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ OH लगाना होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। सबको समझ में आ गया। मैं उस तरफ जा चुका हूं बाय द वे, सबको समझ में आ गया।
क्लियर होता है सब लोगों को इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे बनता है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, तुमने कमाल कर दिया है आज। तुम लोग एकदम छाए हुए हो। तो बेसिकली ये मतलब निकलता है, और अभी हम लोग बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं। अभी हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन मैं तुमसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखना, अगर आपका दिल बड़ा है तो आप जरूर इस सेशन को लाइक करोगे, और इस सेशन को शेयर करना मत भूलना। सेशन को शेयर जरूर करना उन बच्चों के साथ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लीज आप उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। और साथ ही साथ क्या करोगे, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। कई बच्चे तो सब्सक्राइब ही नहीं करते। और संडे का इंतजार करो, संडे को हम लोग क्या करेंगे, संडे को हम लोग धमाल मचाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप संडे को आप लोग आना मत भूलना, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज आप लोगों को देने वाला हूं। और ये फाइनली देखो, आज हमने पूरी स्पेस के अंदर हाइड्रोजन को खत्म किया है ना? मजा आया ना आप लोगों को देख के? कितने अच्छे अच्छे चलचित्र दिखाए आपको, जीआईएफ बोलते हैं इसको, जिफ्स। मजा आ गया आप लोगों को? फाइनली हाइड्रोजन चैप्टर हमारा खत्म हो गया। कल हम इसकी आतामाजी सटकली करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे और साथ में एक सरप्राइज चैप्टर होगा, ठीक है? सो आप लोग इसको ध्यान रखना, सरप्राइज चैप्टर प्लस हाइड्रोजन की आतामाजी सटकली के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन कम से कम। तो कल आना मत भूलना। और उसके अलावा गाइज, अपनी फैमिली को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नारे को क्या करा तुम लोगों ने, तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर करोगे। और साथ साथ में यस गाइज, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। 70,000 फॉलोअर्स वहां पर हो चुके हैं। मैं चाहता हूं आप इस प्रोफाइल को शेयर करो ताकि बाकी बच्चों तक ये पहुंचे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। 70,000 हो चुके हैं। मैं चाहता हूं ये नंबर फटाफट से 100K तक पहुंचे, फिर हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। इसके अलावा गाइज, हमारे जो नया ग्रुप है टेलीग्राम का, कौन सा वाला, वेदांतु नीट ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, मेरी रिक्वेस्ट है। पुराना ग्रुप हम लोग बंद करने वाले हैं, तो नया ग्रुप है उसको 12,000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आपको नुकसान होने वाला है, तो प्लीज आप कर लो। इसके अलावा गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक जरूर करके जाना, शेयर जरूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिल बड़ा है तो ये 3 काम छोटे छोटे से करना। पिछले 2 घंटे से 2 आवर से मैं आपके साथ हूं, आप देख लो, आपको ये काम तो करना बनता है ना? सो चलो गाइज, आज हमारा हाइड्रोजन चैप्टर खत्म हो गया है। तो फाइनली कल हम लोग आतामाजी सटकली में क्या करेंगे, यस, हम लोग हाइड्रोजन के क्वेश्चन करेंगे, प्लस साथ में एक सरप्राइज चैप्टर होगा जिसके भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आराम से प्यारी सी नींद में सो जाओ, है ना? कल मिलेंगे एकदम धूम धड़के के साथ। और अगला वीक तो आप लोगों को नई मैडम आ रही है यार आपकी, बॉटनी की, तो मजे आने वाले हैं आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अब अगले सेशन में कल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, दिस इज योर A Square, लाइक द सेशन राइट नाउ, बाय बाय।